एक हुड पहना हुआ आदमी अंधेरी गली से आगे बढ़ रहा होता है। उसके पीछे सीढ़ियों पर दो लड़के बैठे होते हैं। उनमें से एक उसे चिढ़ाने के लिए थूक देता है, लेकिन वो थूक उसके पास बैठे दूसरे लड़के के पैर के पास गिर जाता है। वो लड़का घबरा जाता है और गाली देने लगता है, जबकि हुड वाला आदमी बिना पीछे देखे चलता रहता है। ये जगह स्टूडियो डिस्ट्रिक्ट थी, जो दिन रात शोर शराबे और गंदगी से भरी रहती थी। और इसी भीड़ भाड़ से दूर उस हुड वाले आदमी का छोटा सा 180 फीट का रूफटॉप घर था। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि आज भी डिनर में रामन ही खाना पड़ेगा। उसका नाम बोंग जुयाक है। उम्र 25 साल, बेरोजगार और फिलहाल कन्वीनियंस स्टोर, बारबेक्यू जॉइंट और डे लेबर में 3 पार्ट टाइम जॉब संभाल रहा है। और ये लड़का ही हमारा मेन कैरेक्टर है। कुत्ते की तरह काम करने के बाद भी वो कभी पैसा बचा नहीं पाता था, और वजह बिल्कुल सिंपल थी, कर्जा। ऐसा कर्जा जो उसे चाहे कितनी भी बुरी हालत में हो, चुकाना ही था। उसके पास कोई खास स्किल नहीं थी, सीधी सी बात, वो बस एक काम करने वाला शरीर था। इसलिए उसकी ये कोई ब्राइट फ्यूचर वेट नहीं कर रहा था। वो अपनी बेकार और नीचे दबी हुई जिंदगी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है और दिखाती है कि वो अवेकेंड हो चुका है। वो खाते खाते जम जाता है। नूडल्स उसके मुंह से लटक रहे होते हैं। उसकी आंखें शौक में फैल जाती हैं। पसीना चेहरे से बहने लगता है। गरम गरम का एहसास होते ही वो नूडल्स गिरा देता है, जो हर जगह छिटक जाते हैं, और वो चिल्लाता है कि वो बुरी तरह डर गया है। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। अवेकनिंग को एक ब्लेसिंग माना जाता था। ये एक मौका होता था जैकपॉट लगने का और पूरी जिंदगी पलट देने का। ये लॉटरी जीतने से भी ज्यादा बड़ी किस्मत होती थी। लेकिन बात यह थी कि वो सब तभी एंजॉय कर पाते जब तुम जिंदा रहते। टावर में घुसना हद से ज्यादा खतरनाक था। वहां कोई मॉन्स्टर तुम्हें फाड़ सकता था। एक्सट्रीम ठंड या गर्मी में मर सकते थे, या जहर से। ट्रैप में गिरकर कुचले जाने का चांस भी होता था, और न जाने क्या क्या। यहां तक कि जब वो कोई नाइंसाफी देखता था, तब भी अक्सर आंख बंद कर लेता था। वो हर तरह के खतरे से बचने की कोशिश करता था, इस हद तक कि कभी कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे से भी नहीं चलता था। वो खुद को एक बॉटम फीडर और नोबडी मानता था, और 25 साल से वही जिंदगी जी रहा था। और अब उसे कहा जा रहा था कि वो अवेकेंड हो गया है। नेचुरली उसे इस बात पर शक होता। उसने ये भी सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे नींद आ गई हो। उसने स्टेटस विंडो बुलाई, और वो सच में अपीयर हो गई। उसमें दिख रहा था कि वो ब्लैक टावर कोरिया से एफिलिएटेड है और लेवल 1 पर है। उसका ट्रेट समन है, और फिलहाल वो एक समन कर सकता है। उसके ट्रेट स्किल्स थे टारगेटेड समन, रैंडम समन और डिसमिस। और उसका कॉमन स्किल था दिन में एक बार टावर में एंटर करना और उसकी टावर इन्वेंट्री। सब कुछ देखकर उसे धीरे धीरे यकीन होने लगा कि ये रियल है। अवेकेंड लोगों को एक एबिलिटी मिलती थी जिसे ट्रेट कहते थे। इसके टाइप्स सोर्ड्समैनशिप, स्पीयर्समैनशिप, शील्ड आर्ट्स, आर्चरी और मार्शल आर्ट्स जैसे होते थे। इसके अलावा जाइगेंटिफिकेशन, हेवी स्विंग, समनिंग, हीलिंग और भी बहुत कुछ होता था। इनमें समनिंग का मतलब होता था स्पिरिट्स, फैंटम बीस्ट्स, गोलम्स, डिमोनिक बीस्ट्स और ऐसे और क्रीचर्स को बुलाना। ये एक तरह से खास टाइप के समन्ड क्रीचर्स को कमांड करने की एबिलिटी होती थी। इससे उसे क्यूरियोसिटी हुई कि वो किस टाइप का समनर होगा। अब जब वो अवेकेंड हो चुका था, उसने थोड़ा स्टाइल के साथ स्किल यूज करने का सोचा। लड़के ने कूल बनने की कोशिश की और जोर से समन बोला। कुछ नहीं हुआ। तो शर्मिंदा होते हुए उसने रैंडम समन ट्राई किया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। तब उसे याद आया कि स्किल्स बाहर काम नहीं करती। प्लेयर की एबिलिटीज इंक्लूडिंग स्किल्स सिर्फ टावर के अंदर वैलिड होती हैं और बाहर मैनिफेस्ट नहीं होती। टावर के बाहर स्टेटस विंडो चेक करने के अलावा एक प्लेयर बिल्कुल नॉर्मल सिविलियन जैसा ही होता है। इंटरनेट वाला कोई भी होता तो उसे इडियट ही लगता। इसलिए उसका पक्का यकीन था कि टावर के बाहर स्किल एक्टिवेट होना इम्पॉसिबल है। तब अचानक स्क्रीन पर रैंडम समन का इनिशियलाइजेशन दिख गया। ये देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। फिर एक चमकदार दरवाजा अचानक अपीयर होता है और उसमें से एक आदमी निकलता है। वो बिल्कुल घबराया हुआ लगता है। उसकी आंखें फैली हुई हैं, बहुत पसीना आ रहा है और मुंह खुला हुआ है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये कैसे काम कर गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि समन एक इंसान था। वो आदमी कहता है कि वो पूरी तरह से ह्यूमन है और सल्यूट करता है। जुयाक ये समझ ही नहीं पा रहा था कि बिना टावर के समन सक्सेसफुल हो गया। वो भी कोई स्पिरिट या गोलम नहीं, बल्कि एक इंसान। उस इंसान को कुछ स्मेल आती है। रामन देखकर वो खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या वो एक बाइट ले सकता है। जुयाक बस इतना कहता है, हाँ। लाल बालों वाला आदमी खुशी खुशी रामन ले लेता है। उसके पीछे जुयाक जम सा खड़ा रहता है, यकीन नहीं कर पाता। उसे एहसास होता है कि उसने कोई खतरनाक चीज नहीं, बल्कि एक बेशर्म फ्री लोडर समन कर लिया है जो सिर्फ एक बाइट लेने आया था। वो नूडल जोर जोर से स्लर्प करता है। तीखेपन से लाल बालों वाले के पसीने छूट जाते हैं। जुयाक सोचता है कि ये बंदा कितना कमजोर है, जो माइल्ड उडोन को भी स्पाइसी समझ रहा है। इस सब के बाद भी वो इस बात से हैरान था कि स्किल टावर के बाहर कैसे एक्टिवेट हो गई, और वो भी ह्यूमन समन। उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था।
उसने स्टेटस विंडो खोली जिसमें दिख रहा था कि वो ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस समन कर सकता है जिनकी रेंज आर ग्रेड रेयर, एसआर ग्रेड सुपर रेयर, एसएसआर ग्रेड स्पेशल सुपर रेयर से लेकर एलएसएसआर लेजेंड स्पेशल सुपर रेयर तक है। इसके अलावा समनर और समन्ड के बीच हर सिचुएशन में बिना रुकावट कम्युनिकेशन पॉसिबल थी। ये जानकर उसे और ज्यादा सरप्राइज हुआ कि रेयर्स भी होते हैं। उसे लगा जैसे वो किसी गेम के कैरेक्टर्स पुल कर रहा हो। तब सिस्टम ने उसे बताया कि वो 3 मैंडेट्स से बाउंड है। समन्स के 3 मैंडेट्स थे। पहला, समन सबसे ऊपर समनर की जिंदगी की रक्षा करेगा। दूसरा, समन समनर के कमांड्स को पूरी तरह से ओबे करेगा। और तीसरा, अगर पहले और दूसरे मैंडेट में कॉन्फ्लिक्ट हो तो पहला मैंडेट ऊपर रहेगा। उसे एब्सोल्यूट ओबीडियंस का आइडिया पसंद आया। फिर उसे क्यूरियोसिटी हुई कि उसने जो इंसान समन किया है वो असल में कौन है। स्क्रीन पर डिटेल्स फ्लैश होती हैं। उसमें दिखाया गया कि वो क्रूएल गिल्ड का पागल असैसिन है और उसका नाम जॉन कसाक है। ग्रेड एसआर सुपर रेयर है और वो एक ह्यूमन असैसिन है। उसकी मैनिफेस्टेशन लिमिट 6 घंटे है बिना सेटिस्फैक्शन रेटिंग के, और डिसमिसल के बाद 3 घंटे का कूल डाउन लगता है। इसके अलावा वो क्रूएल असैसिन गिल्ड का सबसे बड़ा हेडेक है। सीधी बात में वो पूरा का पूरा लूनेटिक है, लेकिन उसका मिशन सक्सेस रेट 99% है। उसने 5th सर्कल डार्क मेज का असैसिनेशन भी सक्सेसफुली किया था। ये रैंडम इन्फॉर्मेशन जुयाक के दिमाग में भर जाती है और उसे दर्द महसूस होता है जब तक उसे कुछ और महसूस नहीं होता। वो जैसे खाली जगह से गिर रहा होता है। जमीन से टकराने से पहले ही वो एक असैसिन को आते हुए देखता है। वो खुद को संभालता है, लेकिन असैसिन उसे बिना देखे सीधा पार निकल जाता है। सीन देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये क्या है। ये जॉन का पास था। वो काफी स्किल से कुछ लोगों के सर काट देता है, लेकिन बात अजीब ये थी कि वो उन सर को लाल रिबन से गिफ्ट की तरह लपेट देता था। शायद इसी वजह से उसे पागल कहा जाता था। जॉन पीछे मुड़कर देखता है। उसका एंड एक ही गलती की वजह से हुआ था। वो असैसिन टारगेट के रूम में गया था, लेकिन टारगेट एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्ड्समैन निकला। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसका शरीर 2 टुकड़ों में कट चुका था, और वही उसकी आखिरी याद थी। वापस प्रेजेंट में जॉन जुयाक के पीछे आता है और पूछता है कि वो क्या सोच रहा था। इससे जुयाक बुरी तरह डर जाता है। वो घबराकर पीछे हटता है, पैर फिसल जाता है और बैलेंस खोते हुए सरप्राइज में चिल्लाता है। जॉन का उसे डराने का कोई इरादा नहीं था। वो बस पूछना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई ऑर्डर है। जुयाक ने खुद को संभाला, खासकर जब क्लियरली लिखा था कि समन्ड समनर के कमांड्स को पूरी तरह से ओबे करते हैं। उसने गहरी सांस ली और उसे रामन का बर्तन साफ करने और टेबल पोंछने का ऑर्डर दिया। जॉन ने बिना किसी दिक्कत के ये सब फॉलो किया। जुयाक ने नोटिस किया कि वो बहुत तेज है और एक बार भी शिकायत नहीं करता। उसे समझ आ गया कि जॉन उसकी हर बात मानता है। उसने क्लियर करने के लिए पूछा कि क्या बेकार और अजीब ऑर्डर्स भी मना नहीं कर सकता। जॉन ने सीधा जवाब दिया कि वो अपने समनर के शब्दों को बिना शर्त मानता है। उसने टेस्ट करने के लिए उसे भौंकने को कहा। वो चाहता था कि वो कुत्ते की तरह बिहेव करे। जॉन ने टेबल पोंछना रोका और जुयाक को लगा कि शायद वो हद पार कर गया है। क्योंकि जॉन अपनी पिछली जिंदगी में एक पावर हाउस था तो उसका प्राइड भी बहुत बड़ा होगा। उसे लगा कहीं वो भड़क न जाए, लेकिन जॉन खुशी खुशी भौंकने लगता है और जुयाक बिल्कुल चुप हो जाता है। बेवकूफ जैसे एक्सप्रेशन के साथ वो थम्स अप देता है। एब्सोल्यूट ओबीडियंस कंफर्म हो जाती है। तभी अचानक कोई उसके दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारता है। उन्हें पता था वो अंदर है और दरवाजा खोलने को कहते हैं। उसे याद आ जाता है कि आज इंटरेस्ट देने का दिन था। तुरंत वो जॉन को उठने को कहता है। असल में जुयाक ने 10 मिलियन वॉन उधार लिए थे। कोई बैंक उसे लोन देने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरी में वो लोन शार्क के पास गया था। उसके पिता बर्फ पर फिसलकर गिर गए थे और उनकी हिप फ्रैक्चर हो गई थी। ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए था, साथ ही उसके छोटे भाई की कॉलेज फीस भी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे लगा था वो जल्दी चुका देगा, लेकिन प्रिंसिपल वैसे का वैसा ही रहा और वो सिर्फ इंटरेस्ट में ही 5 मिलियन वॉन से ज्यादा दे चुका था। उसे पता था ये एक बेवकूफ़ी भरा फैसला था, लेकिन उसके पास चॉइस नहीं थी। अगर वापस जाने का मौका भी मिलता तब भी वो वही चॉइस लेता। वो लोग उसे देखना चाहते थे ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जुयाक ने सर घुमाकर जी की तरफ देखा। जॉन का डैगर पहले से ही बाहर था और वो कमांड मिलते ही आदमी का सर काटने को तैयार था, लेकिन ये जुयाक का इरादा नहीं था। उसके बिहेवियर से लगा कि वो बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। उसने उसे बाथरूम में छुपने और बिल्कुल हिलना ना, मुंह बंद रखने को कहा। जॉन ने पूछा कि क्या उसे सांस लेने की भी इजाजत है। जुयाक ने हाँ कहा तो उसे रिलीफ मिला। जैसे ही जुयाक ने फ्रंट डोर खोला, एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे लपेट दिया गया। डरावना सा दिखने वाला आदमी कंफर्म करता है कि वो हेल्दी लग रहा है और कहता है कि जब इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आई तो उसे लगा शायद वो बीमार हो गया हो। जुयाक हिलने की हिम्मत नहीं करता और बस माफी मांगता है कि वो भूल गया था। फिर वो बताता है कि उसने अभी ट्रांसफर भेज दिया है। वो आदमी कहता है कि अगर इतना मुश्किल लग रहा हो तो जबरदस्ती मत करो, और अगर बहुत डेस्परेट हो
तो कोई ऑर्गन निकालकर बेच भी सकते हो। वो कहता है कि सिर्फ एक किडनी के साथ जिंदगी काफी आसान हो जाती है। उनमें से एक गुंडा बोलता है कि इस लड़के का एक छोटा भाई भी है। आदमी कहता है कि छोटा भाई भी काम का है, बल्कि जितना छोटा उतनी अच्छी प्राइस। ये सुनते ही जूयाक का चेहरा सख्त हो जाता है। वो आदमी उसका एक्सप्रेशन नोटिस करता है और कहता है कि लगता है वो उस पर हाथ उठाने वाला है। जूयाक ऊपर देखता है, अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो आदमी उसे वॉर्न करता है कि अपनी औकात में रहे, वरना बिना किसी को पता चले मर जाएगा। फिर वो दरवाजा पटक कर चला जाता है। जूयाक राहत की सांस लेता है। जॉन बाथरूम से बाहर आता है। जूयाक इंप्रेस्ड होता है कि वो बिल्कुल चुपचाप और परफेक्टली छुपा रहा। जॉन जवाब देता है कि ये इसलिए क्योंकि ये उसका कमांड था। अचानक जूयाक को बहुत थकान महसूस होती है। डबल शिफ्ट्स, अवेकनिंग, ह्यूमन समन और ऊपर से लोन शार्क्स का विजिट। कर्जे की वजह से उसने टावर क्लाइंब करने का सोचा, लेकिन वो जानता था कि पैसा कितना भी हो, उस जैसे डरपोक आदमी के लिए टावर सर्वाइव करना नामुमकिन है। जॉन पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो पूछता है कि क्या जियोहॉक कुछ करना चाहता है, और अगर वो चाहे तो वो समन डिसमिस कर देगा। जॉन पूछता है कि क्या वो टीवी देख सकता है। जियोहॉक को समझ नहीं आता कि उसे टीवी और रामिन के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो उसे इजाजत दे देता है, तो जॉन कुछ ड्रामा के एपिसोड्स देखने का प्लान बनाता है। जॉन टीवी देखता रहता है और जियोहॉक सोने चला जाता है। जियोहॉक सोचता है कि भले ही वो समन्ड बीइंग हो, लेकिन किसी की प्रेजेंस महसूस होना इतना बुरा नहीं लगता। उसे वाकई थोड़ा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि वो खुद को हद से ज्यादा थका चुका था। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है और अगले दिन सुबह 8 बजे अलार्म बजता है। वो उठता है और देखता है कि जॉन, तो उसे लगा कि समन डिसमिस हो चुका है। अगर ऐसा होता तो उसे हैरानी भी नहीं होती, क्योंकि उसे याद था कि उसने नींद में सिस्टम विंडो देखी थी। वो काम की तैयारी करने के लिए उठने ही वाला था कि तब न्यूज चल पड़ी। जब वो दांत ब्रश कर रहा था, न्यूज में रिपोर्ट आई कि जोंग नोगो सोल में इल्लीगल लोन शार्क फर्म स्माइल कैश के सारे ऑफिसेज में एक भयानक मर्डर हुआ है। इस बात ने उसका ध्यान खींच लिया, और जैसे ही उसने सुना कि 3 लोगों के सर काट दिए गए हैं, उसके हाथ से टूथब्रश गिर गया। ऊपर से विक्टिम्स के सर लाल रिबन में लपेटे हुए मिले थे। तुरंत उसके दिमाग में जॉन कैसिक का ख्याल आया। उसे समझ आते ही रंग उड़ गया जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक पूरा साइको मर्डरर समन कर लिया है। स्माइल कैश मर्डर उस वक्त बहुत बड़ी न्यूज बनी हुई थी। लाशें अपने ही खून के तालाब में पड़ी थीं, और ये भी दिख रहा था कि एक आदमी की एक उंगली तोड़ी गई थी और उनके सर गिफ्ट की तरह सजा कर रखे गए थे। जब जियोहॉक ने यह देखा तो उसे अपनी वजह से होने के ख्याल पर बहुत घबराहट हुई। दोबारा देखने पर वो इस बात से इनकार नहीं कर पाया कि ये जॉन का ही काम था। काम पर होते वक्त उसने एक सर देखा जिसमें रिबन बंधी हुई थी, और वो लोन शार्क का सर था जो टेबल पर रखा हुआ था जैसे हिसाब लगाने के लिए। ये देखकर वो हिल गया। अब उसे सिर्फ ये दिख रहा था कि एक बिना सर का धड़ अपने हाथ में रिबन वाला सर पकड़े खड़ा है और बाकी सर शेल्फ्स पर रखे हैं। वो पीछे हटा और पीछे रखी शेल्फ से टकरा गया, लेकिन असल में वो हल्यूसिनेट कर रहा था। कस्टमर ने पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने माफी मांगी और तुरंत उसकी मदद की। शिफ्ट के बाद उसे लगा कि इस हालत में वो काम नहीं कर पाएगा। उसने डिसाइड किया कि कल अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब से ब्रेक लेगा। वो सांस छोड़ता है और सोचता है कि कहीं लोग उसके घर की वजह से तो नहीं मर रहे। उसने जॉन की डिटेल्स देखी। कैटलॉग में उसे क्रूअल गिल्ड का क्रेजी असैसिन लिखा गया था और उसका रैंक सुपर रेयर था। टाइप ह्यूमन असैसिन, मैनिफेस्टेशन लिमिट 6 घंटे, कोई सेटिस्फैक्शन रेटिंग नहीं, और रीसमन कूल डाउन 3 घंटे। जियोहॉक जानता था कि वो समनर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। उसने जॉन को समन करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिख गया। उससे जॉन के लिए सेटिस्फैक्शन रेटिंग देने को कहा जा रहा था। तब उसे समझ आया कि कैटलॉग में वो चीज क्या थी। उसने उसे सिर्फ टीवी देखने को कहा था, लेकिन वो बिना ऑर्डर के ही मर्डर करके आ गया। इसलिए वो उसकी बदतमीजी के लिए उसे 1 स्टार देना चाहता था। गुस्से में उसने मिडिल फिंगर दिखाई, वही वो देना चाहता था। लेकिन फिर उसे लगा कि उसे इतना भी निर्दयी नहीं बनना चाहिए, इसलिए उसने 3 स्टार्स दे दिए। क्योंकि उसकी माँ रेंटल वाटर प्यूरिफायर कोऑर्डिनेटर का काम करती थी, उसे अच्छी तरह पता था कि लो सेटिस्फैक्शन रेटिंग कितनी दिल तोड़ने वाली होती है। उसके बाद जॉन समन हो गया। जॉन ने मुस्कुरान के साथ उसे ग्रीट किया और 3 स्टार्स के लिए थैंक यू बोला। उसने प्रॉमिस किया कि वो और मेहनत करेगा। उसका मासूम चेहरा देखकर जियोहॉक को शक होने लगा कि क्या उसने सच में लोग मारे थे। उसने सीधे पूछ लिया कि क्या उसने उन लोगों को मारा जो उसके घर आए थे। जॉन ने गर्व से माना
कि उसने पिछली रात उनका काम तमाम कर दिया था। ज्यूहॉक ने हिचकी सी ली जब उसे कन्फर्म हुआ कि वही कल्प्रिट है। उसे डर लगने लगा जब उसे रियलाइज हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी एक मर्डरर है। अचानक उसका पेट घूमने लगता है और दिल तेज धड़कने लगता है। उसने खुद को शांत किया क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि जॉन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने पूछा कि उसे कैसे पता चला, जबकि उसे ऑफिस का एड्रेस भी नहीं पता था। जॉन ने बताया कि जब वो बदमाश उसके घर घुसे थे तब उसने उन पर मार्क ऑफ परस्यूट लगा दिया था। ज्यूहॉक ने सोचा कि शायद ये भी कोई स्किल हो। उसने पूछा कि वो इतनी दूर क्यों गया। जॉन ने रीजन दिया कि वो थ्रेट थे, इसलिए पहले ही निपटा देना बेहतर था। ज्यूहॉक ने आर्ग्यू किया कि उसने तो ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं था। तब जॉन ने बताया कि ये समन्स के 3 लॉज के आर्टिकल 3 की वजह से था, जिसमें लिखा था कि अगर लॉ 1 और लॉ 2 में कॉन्फ्लिक्ट हो तो लॉ 1 को प्रायोरिटी मिलेगी। सीधी बात में एब्सोल्यूट ओबीडियंस। लेकिन अगर समनर खतरे में हो तो बाकी चीजों को इग्नोर किया जा सकता है। ज्यूहॉक ने पूछा कि अगर समनर उसे मरने का ऑर्डर दे तो क्या वो मना करेगा। जॉन ने कहा कि हाँ, वो सही कह रहा है। उसने कहा कि यहां कोई रियल थ्रेट नहीं था, इसलिए ये आर्बिट्ररी जजमेंट था। जॉन ने माना कि आर्टिकल 3 को काफी ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जा सकता है। जॉन की नज़र में वो बदमाश रिस्क फैक्टर थे जो फ्यूचर में कभी ना कभी समनर की जान को खतरा पहुंचाते, इसलिए ये बिल्कुल रीजनेबल जजमेंट था। ज्यूहॉक ने कहा कि ये साइको जैसा है। उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया और माफी मांगी। जॉन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो ऐसे शब्द पहले भी बहुत सुन चुका था। ऐसा नहीं है कि ज्यूहॉक समझता नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन सकती थी। जैसे अगर वो जॉन के साथ सड़क पर चल रहा हो और गलती से किसी गुंडे से कंधा टकरा जाए और वो बंदा धमकी दे दे, मरना है क्या, आंखें निकाल लूंगा, लेकिन असल में वो करने का इरादा ना रखता हो। लेकिन जॉन के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उस बंदे का सर रिबन के साथ अलग हो चुका होता। वो इसी उलझन में था। जॉन ने माना कि वो गलत था। उसने पूछा कि वो अचानक घुटनों पर क्यों बैठ गया। ज्यूहॉक ने समझाया कि मर्डर उसके फायदे के लिए नहीं था, बल्कि इससे और भी मुश्किल सिचुएशन बन सकती है। जॉन ने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा। ज्यूहॉक ने उम्मीद की कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जॉन गारंटी नहीं कर पाया। तब ज्यूहॉक ने उसे प्रॉमिस करवाया कि वो सिर्फ तभी ऐसा करे जब सच में उसकी गर्दन पर चाकू लगा हो। वो नहीं चाहता था कि जॉन सिर्फ अंदाजों पर ऐसे काम करे। जॉन ने प्रॉमिस किया कि वो सिचुएशन को अच्छी तरह जज करेगा। उसका जवाब काफी एनर्जेटिक था। बात खत्म होने के बाद ज्यूहॉक ने कहा कि अब वो वापस जा सकता है, लेकिन जॉन ने एक बात छेड़ दी। उसने पूछा कि क्या वो टावर क्लाइंब नहीं करेगा। इस सवाल से ज्यूहॉक बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गया। वो जानता था कि टावर क्लाइंब करना जिंदगी का एक ही मौका होता है, लेकिन वो डरता था और ये बहुत खतरनाक था। उसकी जान जा सकती थी। उसने पूछा कि क्या पहले किसी और समनर ने भी उसे ऐसे ही समन किया था। जॉन ने कहा कि हाँ, और वो आदमी बहुत स्ट्रांग और बहुत ही बहादुर था। ज्यूहॉक को शर्म महसूस हुई। उसे रियलाइज हुआ कि कुछ लोग अपनी अवेकनिंग का यूज दुनिया को बचाने के लिए करते हैं। उसने माना कि उसमें अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं है। जॉन कुछ कहने ही वाला था कि ज्यूहॉक ने खुद को ही पैथेटिक कावर्ड कहकर रोक दिया, लेकिन जॉन ने कहा कि वो सबसे अच्छा समनर है। ये सुनकर ज्यूहॉक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जॉन ने बताया कि एक समनर की सबसे बड़ी वर्च्यू होती है सेफ्टी फर्स्ट। बहादुरी जहर जैसी होती है। बहादुर समनर खतरनाक होते हैं और कब मर जाए पता नहीं चलता, और जब वो मर जाते हैं तो समंड भी बाहर नहीं आ पाते। जॉन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सारा गंदा काम खुद करेगा। उसने उसे एनकरेज किया कि वो सेफ खेले और लंबी उम्र तक जिंदा रहे। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया, टावर क्लाइंब करें या नहीं इस चिंता में। आखिर उसने सोचा कि टावर क्लाइंबिंग उसके लिए नहीं है। वो बस इस बात के लिए शुक्रगुजार रहना चाहता था कि कर्जा और कर्जा वसूलने वाले दोनों गायब हो गए। उसने प्लान बनाया कि वो सिर्फ सेफ और नॉर्मल काम करेगा, और अगर वो ऐसे ही मेहनत से जिंदगी जीता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक उसका फोन बजा। वो उसके पिता थे। उन्होंने पूछा कि क्या वो अपनी रिहैब ठीक से कर रहे हैं। उससे बताया गया कि उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट होना पड़ेगा और उसकी मां की जॉब छूट रही है। उसके पिता ने कहा कि ज्यादा चिंता न करें, और उन्होंने बस इसलिए कॉल किया कि उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट टाइम मिलने का टाइम निकालेगा और साथ में खाना खाएंगे। पिता ने उसे ओवरवर्क ना करने को कहा। कॉल खत्म हो गई और उसके तुरंत बाद उसने सेफ्टी पर्सनल का पूरा सेट पहन लिया। उसने खुद से कहा कि वो बस पहले फ्लोर पर थोड़ा सा देखकर तुरंत बाहर आ जाएगा, और अगर खतरा हुआ तो सीधा एग्जिट कर लेगा। टाइमिंग भी सही थी क्योंकि उसने अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी ले रखी थी। वो समन करने ही वाला था कि उसे याद आया कि जरूरी नहीं है कि वो उसी पागल जॉन को इंसिस्ट करे।
उसने सोचा कि कुछ और समन करे और शायद कोई लेजेंडरी स्पेशल सुपर रेयर रैंक निकल आए, लेकिन रैंडम समन अनअवेलेबल था। वो कूलडाउन पर था और अभी 28 दिन 11 घंटे 8 मिनट और 37 सेकंड बाकी थे। उसे पता ही नहीं था कि कूलडाउन 1 महीने का होता है, इसलिए उसके पास जॉन को ही समन करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वो सोचने लगा कि कहीं जॉन को पता तो नहीं चल गया कि वो किसी और को समन करना चाहता है। वो उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। उसने जॉन को बताया कि वो टावर में एंटर करने वाले हैं। जॉन का पहला रिएक्शन था कि वो बहादुर है, लेकिन साथ ही उसने कहा कि इस प्लान को कैंसिल करो और बहादुर मत बनो। जियोहॉक ने अश्योर किया कि वो सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट लेने जा रहा है और तुरंत बाहर आ जाएगा। जॉन ने कहा कि इन बेकार चीजों को छोड़ दो और वो खुद उसका टूल और हंटिंग डॉग बन जाएगा। वो टावर के अंदर सब कुछ संभाल लेगा और जियोहॉक को उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। उससे पूछा गया कि क्या वो कोरिया ब्लैक टावर में एंटर करना चाहता है। फिलहाल एक्सेसिबल फ्लोर पहला फ्लोर था। उसने एंट्री कंफर्म की और ऐसा लगा जैसे वो गिर रहे हों। वो जोर जोर से चिल्लाया जब जॉन उसके कपड़ों को पकड़कर लटका हुआ था। अचानक सब कुछ बदल जाता है। ज्वैक एक चमकदार डिजिटल स्पेस में खींच लिया जाता है, जहां रोशनी और नंबर्स की धार उसके पास से गुजर रही होती है। ज्वैक डर के मारे हाफने लगता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। आंखें जोर से बंद कर लेता है जब वो पैनिक करता है और चमकती स्पेस में खिंचता चला जाता है। जॉन उसे मजबूती से पकड़ लेता है और दोनों साथ नीचे गिरते हुए सेफली जमीन पर पहुंच जाते हैं। उसने देखा कि पहला फ्लोर पूरी तरह से एक वेस्टलैंड था। अचानक उसे उल्टी आने लगती है और वो साइड में वॉमिट कर देता है। जॉन पूछता है कि क्या वो ठीक है और कहता है कि वो जल्दी ही आदत डाल लेगा। उसके बाद जॉन आगे बढ़ता है और दोनों सेफ जोन से बाहर निकल जाते हैं। सिस्टम ने ज्वैक की फिजिकल एबिलिटीज को उसके लेवल के हिसाब से इंप्रूव कर दिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्बैट स्किल्स उसके लिए अवेलेबल थे। अब उसे समझ आ रहा था कि प्लेयर होना कैसा लगता है। भले वो लेवल 1 था, लेकिन वो काफी स्ट्रांग महसूस कर रहा था। पहले फ्लोर का मिशन था 2 घंटे के अंदर 5 टफ किन फैटी ग्रब्स को हराना। अभी काउंट 0 आउट ऑफ 5 था और डेथ या मिशन फॉरफिट करने पर फेल माना जाता। जॉन ने उन्हें आगे देखा। ज्वैक जानता था कि पहला फ्लोर स्किल्स टेस्ट करने की जगह होती है। टफ किन फैटी ग्रब स्केरक्रो जैसे कॉन्सेप्ट का मॉन्स्टर था। उसकी अटैक पावर लगभग ना के बराबर थी, लेकिन उसकी स्किन बहुत टफ होती है, इसलिए उसे मारना आसान नहीं होता। बाकी प्लेयर्स बेस्ट केस में लगभग 30 मिनट में एक पकड़ पाते थे, और अब वो एक प्लेयर है। उसने डिसाइड किया कि वो एक को पकड़ने की कोशिश करेगा। जॉन ने पूछा कि क्या बिना वजह खुद को सफर करने की कोई जरूरत है। ज्वैक एक के पास बढ़ा, तब उसे याद आया कि उसके पास वेपन ही नहीं है। वो जॉन से वेपन मांगने के लिए मुड़ा ही था कि टफ किन फैटी ग्रब्स उठ चुके थे और उसके ऊपर छा गए। उसका रंग उड़ गया और वो उनकी तरफ घूम गया। उसने जॉन से मदद मांगी। जॉन ने कहा कि ये एक समझदारी भरा फैसला है। जॉन दौड़ता हुआ उस पर झपटा और सिर्फ एक हिट में उसका सर फट गया। फिर वो बाकी की तरफ चार्ज करता और ज्वैक को पीछे रहने को कहता है। उसके हाथों में डैगर्स थे और वो काफी एक्साइटेड लग रहा था। उसने डैगर्स फेंके और एक साथ कई टफ किन फैटी ग्रब्स को हिट कर दिया। फिर उसने ब्लेड एक्सप्लोजन एक्टिवेट किया और जिन्हें चुभा था वो सब फट गए। ज्वैक हैरान रह गया। ये इंस्टेंट किल था। इसके साथ ही उसने फर्स्ट फ्लोर मिशन कंप्लीट कर लिया और रिवॉर्ड मिला 1000 मैजिक स्टोन्स। उसे ब्लैक टावर कोरिया के फर्स्ट फ्लोर के लिए S+ क्लियर रैंक भी मिला। इससे उसे एक प्लैटिनम बैज मिला। जब उसे लगा कि ये कितना आसान था तो वो खुशी से भर गया। उसने सोचा कि वो जल्दी अमीर हो जाएगा, लेकिन उसे अभी पता नहीं था। कोरिया के कुछ हिस्सों में लोगों की स्क्रीन्स अचानक अपीयर हुए। कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ क्लब में थे। साउथ कोरिया के हर प्लेयर के लिए वही नोटिस पॉपअप हुआ। अब वो सेकंड फ्लोर चैलेंज कर सकता था। उसे ब्लैक टावर कोरिया से बाहर भेज दिया गया। अब उसे पता चल गया था कि फ्लोर क्लियर करते ही तुरंत बाहर रिटर्न कर दिया जाता है। फिर भी उसे थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई। उसने टाइम चेक किया और देखा कि सिर्फ 5 मिनट लगे थे। जॉन ने उसके काम की तारीफ की। ज्वैक ने कहा कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, बस खड़ा रहा, और जॉन ने कहा कि वही सही चीज थी। ज्वैक ने सुना था कि बाकी लोग बैरली कंप्लीट कर पाते हैं जब वो ग्रब्स को मार मार के थक जाते हैं, लेकिन यहां सब कुछ बहुत सिंपल था। उसने जो मैजिक स्टोन मिला था उसे चेक किया। असली चीज उसे पहली बार देख रहा था। मैजिक स्टोन करंट इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसके बिना काम नहीं चलता। टावर के शुरू के दिनों के मुकाबले अब उसकी प्राइस काफी गिर चुकी है। अब लगभग 100 ग्राम के 50,000 वॉन्ड मिलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के देशों में ब्लैक टावर्स आए हुए 20 साल हो चुके थे। आम लोगों को टावर्स के बारे में बेसिक कॉमन सेंस होता है, लेकिन प्लैटिनम बैच का नाम उसने कभी नहीं सुना था। लेकिन फिर भी वो फुल पंप था, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट में उसने 50,000 वॉन्ड कमा लिए थे। जॉन ड्रामा देखने चला गया। ज्वैक ने खाना ऑर्डर किया और जॉन को साथ खाने के लिए बुलाया। जॉन ने खाने की खुशबू ली। उसने पूछा, क्या ये स्पाइसी जोगबाल है? ज्वैक ने कहा कि उसने रेगुलर जोगबाल ऑर्डर किया है, क्योंकि जॉन ने कहा था कि वो स्पाइसी नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी उसे तीखा स्मेल आ रहा था। ज्वैक को रियलाइज हुआ कि जॉन की स्पाइसी टॉलरेंस बिल्कुल 0 है। जॉन खुशी खुशी खाने लगा और उसकी मेहरबानी के लिए थैंक्स बोला। ज्वैक सोचता है कि क्या ये बोलने का उसका नॉर्मल तरीका है। जॉन ने पूछा उसका क्या मतलब है, तो ज्वैक ने समझाया कि वो सुमदा और इमदा जैसे एंडिंग्स शॉर्ट कर देता है। उसने बताया कि इसलिए है क्योंकि वो अपने पिछले समनर के साथ काफी टाइम तक रहा था। ज्वैक को समझ आ गया कि ये कुछ एक्स बॉयफ्रेंड के इन्फ्लुएंस जैसा है।
इनके केस में ये एक्स समनर का इन्फ्लुएंस था। जॉन ने कहा कि अगर सुनने में अजीब लगता हो तो वो ठीक कर लेगा। ज्वैक ने कहा कि उसे ये सुनना मजेदार लगता है। ज्वैक को पूरा यकीन हो गया था कि टावर बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है या फिर ये डुएबल है। अगले दिन सुबह उसने अपना अल्फा मेल्स डेली रूटीन पोस्ट किया। ये उसका स्केड्यूल था। दिन में कन्वीनियंस स्टोर, रात को चारकोल ग्रिल रेस्टोरेंट। बीच में जो वो पार्ट टाइम लेबर जॉब करता था उसे उसने छोड़ने का फैसला किया। उसके बजाय वो सीधा घर जाएगा और जॉन के साथ टावर क्लियरिंग करेगा। उस दिन उसने फिर से जॉन को समन किया, जिससे फिर से 5 स्टार रेटिंग मिली। ज्वैक ने माना कि अगर वो 10 पॉइंट्स दे सकता होता तो वो भी दे देता। जॉन खुश था कि वो सैटिस्फाइड है। उसने पूछा कि क्या सैटिस्फैक्शन रेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। जॉन ने समझाया कि रेटिंग जितनी अच्छी होती है उतनी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन टाइम बढ़ना, रैंक इंक्रीज होना और कॉल्स मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। वो ब्लैक टावर कोरिया के सेकंड फ्लोर में एंटर हुए। सेकंड फ्लोर मिशन था 10 क्विक विटेड फैटी ग्रब्स को हराना। टाइम लिमिट 2 घंटे की थी और करंट स्टेटस 0 आउट ऑफ 10 था। अगर वो मर गया या मिशन छोड़ दिया तो फेल माना जाता। उसे रियलाइज हुआ कि सेकंड फ्लोर के ग्रब्स ट्रिकी होते हैं क्योंकि वो हर जगह मूव करते रहते हैं और उसकी सोच से ज्यादा फास्ट होते हैं। उसने पूछा कि सेकंड फ्लोर पर उसे क्या करना चाहिए। जॉन ने कहा कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि वो जल्दी निपटा देगा और उसे घर एस्कॉर्ट करेगा। ज्वैक ने सजेस्ट किया कि वापस जाकर चिकन खाएंगे और बियर भी पिएंगे। जॉन ने उसके लिए थैंक्स बोला और फिर वो क्विक विटेड फैटी ग्रब्स काटने चला गया। ज्वैक को ये पूरा सीन इनसेन लगा। उसने सेकंड फ्लोर मिशन कंप्लीट कर लिया और लेवल अप हो गया। रिवॉर्ड मिला 200 ग्राम मैजिक स्टोन। उसे नोटिफाई किया गया कि उसने ब्लैक टावर कोरिया के सेकंड फ्लोर पर S++ क्लियर रैंक अचीव किया है। उसे एक और प्लैटिनम बैज मिला। फिर से S+ मिलने पर उसे लगा कि क्या इतना आसान होना अलाउड है। सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था कि वो सुबह के पार्ट टाइम जॉब से पहले अंदर जाकर बाहर आ सकता था। अगले दिन उन्होंने थर्ड फ्लोर मिशन किया, जिसमें 10 आइस कोल्ड फैटी ग्रब्स को हराना था। जॉन ने कहा कि उसकी लैंडिंग इंप्रूव हो गई है और कुछ ही मिनट में उन्होंने थर्ड फ्लोर मिशन कंप्लीट कर लिया। रिवॉर्ड मिला 300 ग्राम मैजिक स्टोन और फिर से ब्लैक टावर कोरिया के थर्ड फ्लोर पर S+ क्लियर रैंक। उसे एक और प्लैटिनम बैज मिला और वही सक्सेस फोर्थ फ्लोर पर भी हुआ। फिफ्थ फ्लोर पर भी सेम चीज रिपीट हुई। उसने 5 S+ रैंक प्लैटिनम बैजेस कलेक्ट कर लिए थे और इससे उसे एक स्पेशल पर्क मिलता था। ये स्पेशल पर्क था अवेकनिंग ट्रेट एनहांसमेंट। इस इफेक्ट की वजह से साइमल्टेनियस समन्स की गिनती 2 हो गई थी। स्टेटस स्क्रीन में दिख रहा था कि ज्वैक अब लेवल 6 पर है और वो एक साथ 2 समन कर सकता है। उसका कैटलॉग खाली था। उसके ट्रेट स्किल्स थे डेजिग्नेटेड समन, रैंडम समन, समन रिलीज। जनरल स्किल्स थे दिन में एक बार टावर एंट्री और टावर एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री। उसके पास कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं थे। इसका मतलब यह था कि वो अपने साथ एक और बंदा रख सकता है। जब सिर्फ जॉन ही सब कुछ बुलडोज कर रहा था तब उसे रियलाइज हुआ कि S+ क्लियर रिवॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। यह आगे जाकर एक लॉन्ग टर्म बैटल बन सकता है और वो काफी ज्यादा सेफ रहेगा। उसके पास रैंडम समन दोबारा यूज करने के लिए 20 दिन बचे थे। उसने तब तक रुकने का फैसला किया। फिर 20 दिन बाद तीनों साथ जा सकते थे जब तक वो फ्री राइड एंजॉय करेगा। वो दोनों आगे बढ़ते रहेंगे और कल 6th फ्लोर की क्लाइंबिंग थी। अगले दिन हाना मोंग सोल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काउच पर बैठे 2 आदमी जैसे किसी चीज का वेट कर रहे थे। एक आदमी सोच रहा था कि ये सुबह आएगा या शाम को या रात को। सूट पहनी हुई एक औरत उसके पास आई और पूछा कि क्या वो अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। वो चौंक गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा कि लोगों को ऐसे पढ़ना बंद करें। ये आदमी ज्ञान ग्वांगिल है, अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का टीम लीडर, और वो औरत ली मिन है, अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की डेप्यूटी डायरेक्टर। उसने पूछा क्या कोई नया अनाउंसमेंट आया है। उसने हाँ कहा और बताया कि ब्लैक टावर कोरिया के 6th फ्लोर पर S+ रैंक क्लियर हुआ है। ब्लैक टावर के ग्लोबल अनाउंसमेंट्स लेटली लगातार आ रहे थे और हर एक में S++ रैंक क्लियर की खबर होती थी। ग्वांगिल समझ गया कि ये जरूर एक ही बंदा है। फ्लोर्स 1 से लेकर 5 तक ऑर्डर में क्लियर हुए थे, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि ये अनप्रेसिडेंटेड ओवरवेलमिंग टैलेंट का मालिक है। और जब वो सोच रहा था कि हर फ्लोर S+ रैंक से क्लियर हो रहा है तभी किसी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। ये पार्क ग्यायोंगू था, अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर। उसने कहा कि कोरिया में सबसे ऊपर रैंक A था। उन्हें पता ही नहीं था कि उससे ऊपर भी रैंक्स एग्जिस्ट करती हैं या S+ क्लियर पर ग्लोबल अनाउंसमेंट होता है। आजकल इंटरनेशनल सोसाइटी में प्लेयर नेचुरलाइजेशन काफी कॉमन हो चुकी थी। पीछे से सीक्रेट अबडक्शंस भी हो रहे थे, इसीलिए किसी और कंट्री के हाथ लगने से पहले उन्हें उस प्लेयर को तुरंत ढूंढना था। उसने ऑर्डर दिया कि हर नए रजिस्टर्ड प्लेयर पर नजर रखी जाए। 2 दिन बाद ज्वैक का टारगेट 8th फ्लोर था। वो खुश था कि बिना किसी दिक्कत के रोज एक फ्लोर क्लियर कर पा रहा है। 10th फ्लोर तक ये बिगिनर्स जोन होता है, इसलिए सब कुछ स्मूथ चल रहा था। वो फ्लोर एक स्वॉर्म था और मिशन था 10 रेड थॉर्न फ्रॉग वॉरियर्स को हराना। फ्रॉग वॉरियर्स ने अटैक किया। जॉन ने अपना डैगर निकाला और पल भर में उन वॉरियर्स को पल भर में लगातार काट डाला। सिस्टम ने ज्वैक को 8th फ्लोर मिशन कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन दी। रिवॉर्ड मिला 800 ग्राम मैजिक स्टोन और 5 टावर एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशंस। उसने ब्लैक टावर कोरिया के 8th फ्लोर पर S+ रैंक अचीव किया। उसे एक और प्लैटिनम बैज मिला। जॉन ने उसकी तारीफ की, लेकिन वो तो रोज कुछ भी नहीं कर रहा था। जॉन ने कहा कि टावर में एंटर करना ही सबसे मुश्किल पार्ट होता है।
उसने कहा कि उसकी वजह से ही वो इतनी आसानी से क्लाइम कर पा रहे हैं। जॉन ने उसे याद दिलाया कि गार्ड डाउन ना करे, क्योंकि लेट 10th फ्लोर्स के बाद इतना ईजी नहीं होगा। फिर से सिर्फ 3 मिनट का क्लियर था, इसलिए जोश ने उसे गिफ्ट देने का सोचा। उसने उसे अलावेंस दी और कहा कि बाहर जाकर मजे करे, कुछ खा भी ले, क्योंकि उसके पास अभी काफी मैनिफेस्टेशन टाइम बचा हुआ है। लेकिन उसने ये भी याद दिलाया कि कोई ट्रबल ना करे। जॉन ने मना कर दिया और ये देखकर जो आज हैरान रह गया। जॉन ने समझाया कि वो उसका साथ छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए वो बस घर पर टीवी देखेगा। तब जोआज को रियलाइज हुआ कि एब्सोल्यूट ओबीडियंस ऐसी चीजों पर भी अप्लाई होती है। उसने सजेस्ट किया कि चिकन ऑर्डर कर लेते हैं, और ये सुनकर जॉन एक्साइटेड हो गया। जॉन ने कॉल करके कुछ अच्छा ऑर्डर किया, डेफिनेटली स्पाइसी नहीं था। जब वो ये सब कर रहा था, जोआज रिवॉर्ड्स चेक करने लगा। नया रिवॉर्ड टावर एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशन था। उसने उसे जॉन के लिए अलग रख दिया। उसने स्टोन्स टेबल पर रखे और सोचने लगा कि उनका क्या करे। उसके इन्वेंट्री में पहले ही 3.6 केजी थे। अगर वो बेचते तो लगभग 1.8 मिलियन वॉन मिलेंगे। उसे लगा अब कैश आउट करने का टाइम आ गया है। आखिरकार ब्लैक टावर क्लाइंबिंग का 10वां दिन आ गया। इसका मतलब था कि वो 10th फ्लोर के करीब पहुंच रहे थे। जोआज अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर लौटा ही था। कपड़े बदलते वक्त वो सोच रहा था कि शुरू में उसने सिर्फ टावर को थोड़ा सा ट्राई करने का सोचा था, लेकिन अब वो बिना रुके रोज एक फ्लोर क्लाइंब कर रहा है। कल का 9th फ्लोर जंगल मैन ईटिंग कॉप्स फ्लावर भी आसान था। उसे मिशंस क्लियर होने की उम्मीद थी, लेकिन S+ क्लियर रिवॉर्ड्स एक एक्स्ट्रा बोनस थे। वो इतना अश्योर्ड महसूस कर रहा था कि उसने ये भी भूल गया था कि जॉन एक क्रेजी असैसिन है जिसने 3 लोग मारे थे। उसने जॉन को समन किया। उसने फिर से उसे 5 पॉइंट्स दिए। लगातार टॉप रेटिंग्स मिलने की वजह से जॉन का मैनिफेस्टेशन टाइम 1 घंटे बढ़ गया। ये देखकर जॉर्ज को लगा कि हाईएस्ट स्कोर देना वर्थ इट है। जॉन ने अपनी बाहों से एक बड़ा सा हार्ट बनाया और थैंक्स बोला। अब वो उसे 1 घंटा और सपोर्ट कर सकता था। वो ब्लैक टावर कोरिया में एंटर हुए। उसके लेवल के हिसाब से फिजिकल एबिलिटीज इन्हांस हो चुकी थी और ट्रेड और कॉम्बैट स्किल्स अवेलेबल हो गए थे। 10th फ्लोर के आसपास आते ही उसे ये सब क्लियरली महसूस होने लगा। ये टावर के अंदर फिजिकल एबिलिटीज के रिकैलिब्रेशन की वजह से था। उसके अंदर ताकत भर रही थी और नीचे पेट में कोई अजीब सी माना घूम रही थी। उसे लगा जैसे वो एक बेकाबू जंगली घोड़ा बन गया हो। खुद को ऐसा देखकर उसने कॉन्फिडेंस के साथ जॉन से कहा कि वो भी मदद करेगा। जॉन नहीं चाहता था। अगर उसे जरा सी भी खरोच आ जाती तो जॉन उसका सर जमीन पर पटक देता, लेकिन वो जिद करता रहा क्योंकि अब वो एक वाइल्ड हॉर्स था। जॉन उसे समझाता रहा कि उसकी हिम्मत बढ़ाना और तारीफ ही काफी है। वो बार बार कह रहा था कि वो भी साथ मिलकर फाइट करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर घुमाया, उसने एक बहुत बड़ी आंख देखी। वो एक बड़ा सा इंसेक्ट था। ये देखकर वो डर गया। उसे ये सोचकर ही हैरानी हो रही थी कि बाकी प्लेयर्स इसे कैसे मार पाते होंगे। उसके मुंह से निकल गया कि सिर्फ एक कीड़े को मारने के लिए 2 लोग भेजना इंसान की प्राइड को चोट पहुंचाता है। जॉन को समझ ही नहीं आया कि वो अचानक क्या बोल रहा है, और उसने क्लियर किया कि इसमें प्राइड को हर्ट होने जैसी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आज बोलता रहा कि इससे उसकी प्राइड बहुत हर्ट हो रही है। 10th फ्लोर के बॉस को इतना स्कैरी देखकर आखिरकार उसने जॉन को ही फाइट करने दिया। बड़ा सा प्रेइंग मैंटिस जॉन पर अटैक करता है। जॉन उछलकर उसके शरीर पर चढ़ जाता है। वो काफी सीरियस लग रहा था और अपनी तेज मूवमेंट्स के साथ उसके बॉडी को टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। इसी तरह उन्होंने 10th फ्लोर का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। रिवॉर्ड था 1 किलोग्राम मैजिक स्टोन्स। फिर से उसने S+ रैंक क्लियर अचीव किया और एक और प्लैटिनम बैज मिला। जॉन उसके पास आया और बताया कि मिशन कंप्लीट हो गया है। इससे उन्हें 11th फ्लोर का एक्सेस मिल गया। वो ब्लैक टावर से बाहर टेलीपोर्ट हो गए। अब जब उसे 1 किलोग्राम मैजिक स्टोन्स मिल चुके थे तो उसके पास टोटल 5.5 केजी हो गए थे। और जैसे ही उसे 5 प्लैटिनम बैजेस पर एक पर्क मिला था, वैसे ही 10 पर पहुंचते ही उसे एक और पर्क मिला। वो इसके लिए काफी एक्साइटेड था। उसका पर्क था किसी समन्ड एंटिटी के पास मौजूद एक स्किल को कॉपी करना। लिस्ट में ब्लेड एक्सप्लोजन, शॉक ब्रेक, वाइन एम्बिश, पॉइजन डैगर, शैडो स्टेप, डिसरप्शन, स्टेल्थ, इनविजिबिलिटी और पॉलीमॉर्फ थे। जॉन ने ये नोटिस किया और बिना किसी डाउट के सजेस्ट किया कि शैडो स्टेप लेना चाहिए। शुरू में जॉर्ज कंफ्यूज हो गया कि वो किस बारे में बोल रहा है। फिर जॉन ने क्लियर किया कि स्किल कॉपी के लिए उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसे शैडो स्टेप सीखना चाहिए। जॉर्ज ने वजह पूछी तो जॉन ने कहा कि यह भागने के लिए काफी कन्वीनियंट होता है। अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो जॉर्ज तेज और चुपचाप मूव कर पाएगा। जॉर्ज को बुरा लगा कि जॉन ने उसे भागने की सलाह दी। उसने सोचा कि क्या वो किसी ऐसे इंसान जैसा लगता है जो सिर्फ खुद बचने के लिए सब कुछ छोड़ दे। आखिरकार उसने शैडो स्टेप ही चूज किया। उसने माना कि फास्ट फुटवर्क कॉम्बैट में सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसे ये कहावत याद आई कि फुटवर्क ही फाइट की जान होती है। फिर उसने सोचा कि क्या ये रियल वर्ल्ड में भी काम करेगा, इसलिए उसने घर के बाहर ट्राई किया, लेकिन वो काम नहीं किया। वो इनकंसिस्टेंसी पर शिकायत करने लगा क्योंकि समनिंग तो काम कर गई थी लेकिन स्किल नहीं। अगले दिन टावर क्लाइंबिंग का 11th डे था। उसने अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉल सेंटर पर फोन किया। उसने रिपोर्ट किया कि वो अवेकेंड हो चुका है। उसे बधाई दी गई और बताया गया कि गवर्नमेंट स्टाफ उसे सपोर्ट देने के लिए उसके घर आएगा। वो अपना एड्रेस बताता उससे पहले ही उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं।
एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पर अवेकनर एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करके मैजिक स्टोन्स बेचने के बाद उसे काफी थकान महसूस हुई। ये उसकी 25 साल की जिंदगी का सबसे बहादुर डिसीजन था। इसी बीच अवेकनर एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ बाहर पहुंच चुके थे। डायरेक्टर ली ग्वांगिल के साथ गाड़ी में आए। ग्वांगिल ने कल डाइगो से कांटेक्ट करने वाले अवेकनर के बारे में पूछा। ली ने कहा कि उसे नहीं लगता कि वो S+ रिकॉर्ड का ओनर है। ग्वांगिल सोचने लगा कि क्या वाकई ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता भी है। ली ने बताया कि एक और अवेकनिंग रिक्वेस्ट आई है और पूछा कि क्या वो भी चलेंगे। ग्वांगिल ने हाँ कहा क्योंकि जब तक मौका है उन्हें पूरी जान लगा देनी चाहिए। अगर वो वही इंसान निकला जिसे वो ढूंढ रहे थे तो वो उसे एलीट टीम में लाना चाहता था, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने बेस्ट बेनिफिट्स क्यों ना देने पड़ जाएं। इसी वक्त जुआज अपना घर साफ कर रहा था। अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ एक्सपेक्टेड टाइम पर आ गए। उसने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। टीम लीडर जैंग ग्वांगिल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और डेप्यूटी डायरेक्टर ली मिन का भी। उसने बताया कि वो भी एक प्लेयर है, इसलिए जुआज उसे बिना झिझक कुछ भी पूछ सकता है। एक औरत को देखकर जुआज और ज्यादा नर्वस हो गया। वो उसके बहुत पास आ गई जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और ली मिन ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही है। S+ जुलाई पैनिक करता है और बिना सोचे समझे शौक में चिल्लाता हुआ हाथ ऊपर उठा लेता है। फिर उसकी बात का मतलब उसे समझ आता है। उसे लगा शायद कोई ऐसा अवेकनर आइडेंटिफिकेशन मेथड होगा जिसके बारे में उसे पता नहीं है। उसने फिलहाल मना करने और नॉर्मल बिहेव करने का डिसाइड किया, लेकिन उसकी हरकतें उससे धोखा दे रही थीं। वो रोबोट की तरह अकड़ा हुआ था जब उसने कहा कि उसने इस बारे में सुना है, लेकिन वो इंसान नहीं है। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था झूठ बोलने वाले का, और ली मिन की नज़र से ये बच नहीं पाया। ग्वांगिल ने उसे टोका और कहा कि लोगों को ज्यादा प्रोब ना करे। ली मिन ने उसका हाथ डॉज कर दिया और कहा कि वो करेगी। ग्वांगिल ने जुआज से रूड होने के लिए माफी मांगी। जुआज ने सोचा कि शायद वो सिर्फ उसे टेस्ट कर रही थी। तब एक क्यूट सा चिबी कैरेक्टर पॉपअप होता है। वो एक छोटा सा ब्लैक टावर होता है जिसके पंख होते हैं, हाथ में स्टार बॉन्ड होती है और वो प्लेफुल पोज में खुद को टबी के नाम से इंट्रोड्यूस करता है, जो कोरिया ब्लैक टावर का मैस्कॉट है। फिर वो टावर के बारे में बताता है जो पिच ब्लैक और डरावना होता है, इतना बड़ा कि धरती की सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये 20 ईयर्स पहले एक ही रात में पूरी दुनिया में अपीयर हो गया था। हर कंट्री ने सोल्जर्स और साइंटिस्ट भेजे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा सका, जैसे कोई इनविजिबल बैरियर उसे ब्लॉक कर रहा हो। ये सवाल कि वो असल में क्या है तब जवाब मिला जब प्लेयर्स अपीयर हुए। टावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल गेम जैसा है, जहां प्लेयर्स फ्लोर बाय फ्लोर क्लाइंब करते हैं। टावर के बाहर प्लेयर्स बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसे होते हैं, लेकिन टावर के अंदर वो पावरफुल एबिलिटीज और स्किल्स यूज कर सकते हैं। टावर से मिलने वाले रिवॉर्ड से वो इक्विपमेंट अपग्रेड करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में भी काफी योगदान देते हैं। फिर सवाल उठता है कि अगर टावर क्लाइंब ना किया जाए तो क्या होता है। सिंपल है, अगर 6 मंथ्स के अंदर नए अपर फ्लोर्स अपडेट नहीं होते हैं तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है और आखिरकार टावर कोलैप्स हो जाता है। 3 ईयर्स पहले इंडिया के मुंबई शहर के साथ ऐसा ही हुआ था और वो गायब हो गया था। ये भी जाना जाता है कि हर कंट्री के पास 1 to 3 ब्लैक टावर्स होते हैं और कोरिया के पास एक है। वो गांगविन प्रोविंस के पहाड़ों के बीच गहराई में लोकेटेड है। प्लेयर्स की संख्या पॉपुलेशन का सिर्फ 0.01% से 0.02% के बीच में है, यानी लगभग 5000 से 10,000 लोग। ये संख्या ज्यादा नहीं है। फिर भी कोरिया के ब्लैक टावर की प्रोग्रेस काफी स्मूथ थी। 65th फ्लोर क्लियर हो चुका था, जो यूनाइटेड स्टेट्स के 66th फ्लोर के बाद दूसरा हाईएस्ट रिकॉर्ड था। इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी के पास प्लेयर्स जैसे हीरोज थे। जैसे कभी ह्यूमैनिटी ने नए कॉन्टिनेंट्स एक्सप्लोर किए थे, वैसे ही आज ह्यूमैनिटी ब्लैक टावर को समझ रही है और एक्सप्लोर कर रही है। और अवेकेंड इस युग की उम्मीद थे, इसलिए लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो ऑफिशियल प्लेयर के रूप में रजिस्टर करे और शायद हीरो भी बन जाए। यहीं ये मैंडेटरी व्यूइंग मटेरियल खत्म होता है। अब ग्वांगिल को कुछ वेरिफिकेशन करनी थी। उसने पूछा कि क्या वो सच में अवेकेंड है। जुआज ने हाँ कहा और बताया कि वो टावर में एंटर हुआ था और कुछ फ्लोर्स क्लियर भी किए हैं। मैजिक स्टोन्स दिखाए। फिर उससे पूछा गया कि वो कितने फ्लोर्स तक पहुंच गया है और उसने जवाब दिया 10। ग्वांगिल और मिन ने चुपचाप एक दूसरे को देखा, क्योंकि ये वही फ्लोर था जहां S+ ग्रेड रिकॉर्ड बना था। अब मिन को उस पर शक होने लगा। उसने पूछा कि क्या उसने रीसेंट इशू के बारे में सुना है, जिसे ग्लोबल नोटिस कहते हैं। जुआज ने नॉर्मल एक्ट करते हुए कहा कि उसने सुना तो है, लेकिन उसे नहीं पता वो कौन था। उसने ऐड किया कि वो जरूर कोई अमेजिंग प्लेयर होगा। उसकी स्टिफ एक्टिंग देखकर ग्वांगिल ने कहा कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि शायद ये कुछ ज्यादा ही नर्वसनेस है। उन्हें शक होने लगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पर आए। गवर्नमेंट प्लेयर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करती है, पहला एलीट क्लाइंबिंग टीम और दूसरा जनरल क्लाइंबिंग टीम। जनरल टीम अपने शेड्यूल के हिसाब से प्लान करती है, बिल्कुल फ्रीलांसर जैसे। दूसरी तरफ एलीट टीम का गवर्नमेंट के अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफी क्लोज रिलेशन होता है। हाई फ्लोर रेट्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन साथ ही बहुत सपोर्ट और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे टावर के बाहर पर्सनल प्रोटेक्शन, क्योंकि टावर के बाहर प्लेयर्स नॉर्मल लोग होते हैं। साथ ही एलीट टीम में होने पर बेसिक एनुअल सैलरी भी मिलती है। जॉर्ज ने इमेजिन किया कि अगर ये बात सामने आ जाती कि वो S+ रिकॉर्ड होल्डर है, तो मीडिया उसके पीछे पड़ जाती और हनामडोंग जैसे अमीर एरिया में रहने वाले एक लोनर होने पर सवाल करती। उसे ऐसी अटेंशन से तो मरना बेहतर लगता। ग्वांगिल ने बताया कि अगर वो एलीट टीम के लिए अप्लाई करता है तो उसे उनके दिए हुए बॉडी कैम से रेट फुटेज रिकॉर्ड करनी होगी। लेकिन उनके सरप्राइज के लिए जुआज एलीट टीम के लिए अप्लाई ही नहीं करना चाहता था। वो जनरल टीम से ही सेटिस्फाइड था। ग्वांगिल को समझ नहीं आया क्योंकि कंडीशंस बेटर थी,
ज्वाच ने कहा कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है और वो डरपोक है। एक रीजनेबल फ्लोर पर रुकना और रीजनेबल रिवॉर्ड्स लेना उसके लिए काफी है। ग्वांगिल ने उसे धीरे धीरे सोचने को कहा, लेकिन वो अपने डिसीजन पर पक्का था। मिन ने सांस छोड़ी, सोचते हुए कि ये भी एक और मिस निकला। बहुत से लोग एक पॉइंट पर रुककर सेफ फार्मिंग करते हैं, लेकिन टेस्ट के दौरान ऐसे सीधा कह देना पहली बार था। ऐसा कावर्ड एलीट टीम के लायक नहीं होता। अगर वो अप्लाई भी करता तो भी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एलीट टीम की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है चढ़ते रहने की इच्छा। उन्होंने उसके डिसीजन का सम्मान किया। फिर ग्वांगिल ने उससे टावर में एंटर करने को कहा, क्योंकि ये अवेकनिंग कंफर्म करने का फाइनल प्रोसेस था। और क्योंकि रोज का एक एंट्री वेस्ट हो जाता, उसने सजेस्ट किया कि वो अंदर जाकर थोड़ा क्लियर भी कर ले। जुएक को महसूस हुआ कि वो सटली प्रोब कर रहे हैं और ये कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वो एंड तक S++ तक पहुंचता है। उसने एग्री किया कि वो क्लियर करेगा, लेकिन उन्हें वार्न किया कि वो यूजुअली पूरा टाइम लिमिट यूज करता है, इसलिए लगभग 2 घंटे लग सकते हैं। दोनों के लिए ये ठीक था, क्योंकि ये उनका काम ही था। मिन ने उसे एनकरेज किया कि वो आराम से करे और प्रेशर ना ले। उसने खुद को प्रिपेयर किया। जाने से पहले उसने उनसे कहा कि वो टीवी देखें और फ्रिज से ड्रिंक्स ले लें, क्योंकि उसे थोड़ा टाइम लग सकता है। और फिर वो चला गया। उसे गायब होते देखकर ग्वांगिल ने कंफर्म किया कि वो सच में अवेकेंड है। उसने मिन से पूछा कि वो क्या सोचती है। मिन ने कहा कि वो उसके टैलेंट पर कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। उसकी बातचीत और हरकतें बिल्कुल मीक थीं, इसलिए उसे लगता है कि वो 11th फ्लोर पर ही गिव अप कर देगा। ग्वांगिल ने वजह पूछी। मिन ने बताया कि वो खुद 11th फ्लोर एक्सपीरियंस कर चुकी है और वो फ्लोर प्लेयर के डर को टेस्ट करता है। ग्वांगिल ने पूछा कि क्या वो लॉन्ग टेल टनल सेंटिपीड था। वो मॉन्स्टर मुश्किल नहीं था, लेकिन प्लेयर को उसकी गंदी शक्ल के साथ 100 को मारना होता है, और मिन को लगा कि इतना डरपोक इंसान ये नहीं कर पाएगा। उसे पूरा यकीन था कि वो सेफ जोन में वापस आ जाएगा और मिशन अबैंडन कर देगा। ग्वांगिल जानता था कि उसकी प्रेडिक्शंस ने अब तक सब कुछ एक्यूरेट रहा था। उसने सोच लिया था कि इस बार भी कुछ नहीं निकला, इसलिए वो डायरेक्टर को कॉल करने वाला था। इसी बीच टावर के अंदर जुएक ने जॉन को समन किया। जॉन ने समन करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। 11th फ्लोर का मिशन था 3 घंटे के टाइम लिमिट के अंदर 100 लॉन्ग टेल्ड टनल सेंटिपीड्स को हराना। अभी करंट कंडीशन 0 आउट ऑफ 100 थी और डेथ या मिशन छोड़ने पर फेल माना जाता। जुएक को सेंटिपीड देखकर ही उल्टी सी आने लगती है, और यहाँ तो 100 थे। जॉन ने कहा कि वो इसे जल्दी निपटा देगा, लगभग 5 मिनट में। लेकिन जुएक चाहता था कि वो बिल्कुल धीरे शिकार करे, 1 घंटे से ज़्यादा लगे, ताकि S+ क्लियर रिकॉर्ड सेट ना हो। उसने बताया कि बाहर नजरें लगी हुई हैं, इसलिए वो टावर के अंदर ही समन डिसमिस भी करेगा। जॉन ने जवाब दिया कि वो उसका इरादा समझ गया है, सिर्फ एंट्री दिखाना ही काफ़ी था। फिर भी वो क्लियर पर जोर दे रहा था। जुएक ने प्लान बनाया था कि अपना रिकॉर्ड बिगाड़ दे, ताकि S+ रिकॉर्ड होल्डर के जाल से बच सके। जॉन ने सेंटिपीड्स मारना शुरू किया, लेकिन जुएक को लगा कि ये बहुत तेज हो रहा है, तो उसने इसे धीरे करने को कहा। शिकार की स्पीड काफ़ी कम हो गई और उसे लगा कि इस पेस पर सब ठीक रहेगा। तब अचानक एक सेंटिपीड उसके पैर के पास से निकला और उसका बैलेंस बिगड़ गया। सेंटिपीड्स उस पर चढ़ने लगे तो उसे भागने के लिए स्किल यूज करनी पड़ी, लेकिन उसका शरीर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। जॉन ने ये देखा तो घबरा गया और तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और आसपास के सेंटिपीड साफ कर दिए। उसे गुस्सा आ गया कि उन्होंने समनर पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। जॉन एक साथ कई को मार रहा था, लेकिन जुएक ने नोटिस किया कि वो फिर से बहुत तेज हो रहा है। उसने उसे फिर धीरे करने को कहा। उसने ऑर्डर दिया कि जितना हो सके उतना स्लो चले, लेकिन जॉन ने मना कर दिया, क्योंकि वो उसकी जान को प्रायोरिटी देता था। जुएक नहीं चाहता था कि वो इतनी मेहनत करे। तब अचानक सिस्टम ने नोटिफाई किया कि फ्लोर S+ रैंक के साथ क्लियर हो चुका है और एक प्लैटिनम बैज अवार्ड हुआ है। अब उन्हें 12th फ्लोर का एक्सेस मिल गया था। टावर से बाहर टेलीपोर्ट होते वक्त जुएक के चेहरे पर बिल्कुल फ्लैट, अनइम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन था। सिर्फ 5 मिनट गुजर चुके थे। मिन को लगा था कि इतनी देर में वो गिव अप करके बाहर आ जाएगा, लेकिन उनके शौक के लिए नोटिस आ गया। उसमें लिखा था कि ब्लैक टावर कोरिया का 11th फ्लोर S+ ग्रेड के साथ क्लियर हो चुका है। और तभी जुएक सामने आ गया। सब लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ग्वांगिल ने मिन से पूछा कि क्या हो रहा है। उसने धीरे से कहा कि बिल्कुल उसी पल जब जुएक दिखा, 11th फ्लोर का S+ ग्रेड पॉपअप हो गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। हमारा लड़का बहुत सीरियस लग रहा था। अचानक जुएक ने खुद से कहा कि वो इतनी दूर तक नहीं जाना चाहता था। अपने समन के पीछे खड़े होते हुए जुएक ने कहा, तुम दोनों को चुप कराना पड़ेगा। उसने जॉन को तुरंत उन दोनों को बांधने का ऑर्डर दिया, लेकिन जॉन ने उनके सर काट दिए। ये देखकर जुएक जोर से चिल्लाया। वो डर गया और पूछने लगा कि किसने सर काटने को कहा था। रिबन में लपेटे हुए सर जैसे उसे बुला रहे थे, और वो बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन थी। असल में वो सब शांत बैठे थे, और अचानक जुएक को ठंडे पसीने आने लगे। उसे समझ आया कि उसे बिना जाने ही डिल्यूजन हो गया था। उसने खुद को संभाला।
ग्वांगिल ने फिर से कहा कि एलीट टीम को उस जैसे टैलेंट की सख्त जरूरत है। जुएक ने जबरदस्ती एक अजीब सी मुस्कान बनाई। वो पसीने से भीगा हुआ, क्लियरली नर्वस था, तेज तेज बोल रहा था और सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बताने की कोशिश कर रहा था। उसने सजेस्ट किया कि शायद किसी और प्लेयर के 11th फ्लोर क्लियर के साथ ओवरलैप हो गया हो। ग्वांगिल ने कहा कि टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। जुएक जिद करता रहा कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है और ये वो नहीं था। ग्वांगिल ने फिर पूछा कि क्या ये सच में वो नहीं था, और जुएक ने हाँ कहा। आखिरकार ग्वांगिल ने गिव अप कर दिया और बोला कि अवेकनिंग कंफर्म हो चुकी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगा। लेकिन जुएक को शॉक लगा जब उसे एलीट कॉन्ट्रैक्ट मिला, जबकि उसने क्लियरली जनरल कॉन्ट्रैक्ट मांगा था। ग्वांगिल ने बताया कि ये नॉर्मल केसेस से बिल्कुल अलग डायमेंशन का कॉन्ट्रैक्ट है। ये इंडस्ट्री का एक ही अल्ट्रा एलीट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें 12 बिलियन वॉन एनुअल सैलरी, रियल एस्टेट, VIP प्रोटोकॉल और फुल सिक्योरिटी शामिल है। इसके ऊपर इम्यूनिटी प्रिविलेज भी है। इस लेवल पर प्लेयर लगभग लॉ से ऊपर हो जाता। जुएक को लगा ये तो प्रैक्टिकली नोबेलिटी है। उसे बताया गया कि अभी ये बेनिफिट सिर्फ कोरिया के नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर यू चुलिन को मिलता है। ग्वांगिल ने कहा कि एक बार देख ले, इसमें नेशन के सारे पॉसिबल बेनिफिट्स शामिल हैं। लेकिन जुएक ने सीधा मना कर दिया। वो पक्का था कि अगर जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो वो प्लेयर ही नहीं बनेगा। ग्वांगिल ने पूछा कि वो इतनी सख्ती से मना क्यों कर रहा है। जुएक ने कहा कि उसे अटेंशन से नफरत है। अटेंशन बर्डन बन जाता है और बर्डन स्ट्रेस देता है जो दिल पर भारी पड़ता है। तब उन्हें समझ आया कि वो एक एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है और भले ही टावर क्लाइंबिंग फन हो, वो सिर्फ 11th फ्लोर पर है और फ्यूचर बहुत अनसर्टन है। ग्वांगिल को लगा कि फिलहाल पीछे हटना ही बेहतर होगा। उसने जनरल कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोसीड करने के लिए हाँ कर दी। जुएक जानता था कि अगर दूसरे लोग देखें तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कहेंगे कि वो एलीट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके बेनिफिट्स के साथ क्लाइंब क्यों नहीं कर रहा। लेकिन एलीट कॉन्ट्रैक्ट के साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। चाहे प्लेयर रुकना भी चाहे, वो नहीं रुक सकता, क्योंकि एलीट टीम सिर्फ उन अपर फ्लोर्स के लिए होती है जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, और वो ऐसा बोझ नहीं चाहता। बस इतना काफी था कि वो पहले से थोड़ी ज्यादा आराम से जी सके। सोल हनामडोंग अवेकनिंग मैनेजमेंट ब्यूरो में डायरेक्टर पार्क को इंटरिम रिपोर्ट से अलग इन्फॉर्मेशन मिली। ग्वांगिल ने बताया कि जुएक एक डरपोक प्लेयर है जिसमें क्लाइंब करने की विल ही नहीं है। डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि क्या ऐसा इंसान S+ रैंक अचीवर हो सकता है। ग्वांगिल ने हाँ कहा। डायरेक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसने माना कि जुएक की पर्सनैलिटी ही काफी अजीब है, इतनी ज्यादा टिमिड की रेयर लगती है। डायरेक्टर पार्क ने पूछा कि क्या उनसे गलत आदमी पकड़ा गया है, लेकिन मीना ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही थी। डायरेक्टर पार्क ने कहा कि एक्सेप्शनल टैलेंट के सामने टिमिड होना मैटर नहीं करता। वो चाहते थे कि किसी भी तरह उसे एलीट टीम में घसीट कर लाया जाए। ग्वांगिल ने इस टास्क को सीरियसली ले लिया। इसी बीच जुएक गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि वो पहले ही मना कर चुका था। वो जॉन को डांट रहा था। वो गुस्से का नाटक कर रहा था, लेकिन इससे वो थक रहा था। उसने वार्निंग दी कि अगर उसने एक बार और ऐसा किया तो कोई रहम नहीं होगा। वो ब्लैक टावर कोरिया के 12th फ्लोर में एंटर हुए। मिशन था 3 आवर्स के टाइम लिमिट के अंदर 20 आइस स्नो आइसिकल वीजल्स को हराना। जुएक ने जॉन को समन किया और याद दिलाया कि बिल्कुल धीरे रहना है। जॉन ने खुशी खुशी हाँ बोला तो जुएक को लगा कि इस बार वो उसे ट्रस्ट कर सकता है। अगर अब नॉर्मल तरीके से क्लियर करेगा तो मैनेजमेंट ब्यूरो का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जगह बहुत ज्यादा ठंडी थी। वो तैयारी करके आया था, फिर भी ठंड उसकी सोच से ज्यादा थी। वो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉन ने उसका रंग देखा। जॉन घबरा गया और पूछा कि क्या वो ठीक है। जुएक ने कहा कि बर्दाश्त हो रहा है। तुरंत जॉन ने प्रॉमिस किया कि वो जल्दी खत्म करेगा और उसे किसी गर्म जगह ले जाएगा। जुएक कहने ही वाला था कि वो ठीक है और धीरे करना चाहिए, लेकिन जॉन पहले ही भाग चुका था। जॉन ने कहा कि अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो उसे सर्दी लग जाएगी, और सर्दी एक इनक्योरेबल डिजीज है, इसलिए उसकी जान खतरे में है। ये सोचकर उसने मॉन्स्टर्स को एक एक करके फुल स्पीड में मारना शुरू कर दिया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने 15 प्लैटिनम बैजेस कलेक्ट करने पर एक पर्क अर्न किया है। ये पर्क एक आइटम था जिसका नाम एनर्जी शील्ड किट था, जो टावर इन्वेंट्री में भेज दिया गया। MC ने तुरंत ब्रेसलेट पहन लिया। ये एनर्जी शील्ड किट यूजर को एक शील्ड देता है जो डैमेज अब्जॉर्ब करता है। जब ये एक सर्टेन अमाउंट अब्जॉर्ब कर लेता है तो गायब हो जाता है और 5 घंटे के बाद ही दोबारा यूज हो सकता है। इसकी इफेक्टिवनेस लेवल के साथ स्केल करती है। धीरे धीरे एक बैरियर उसके अराउंड बन गया। ये प्रैक्टिकली फुल सूट ऑफ आर्मर जैसा था, और क्योंकि इसमें टावर एक्सक्लूसिव मॉडिफायर नहीं था, इसका मतलब वो रियल वर्ल्ड में भी इस शील्ड को यूज कर सकता था। उसने सोचा ये कितने में बिकेगा। उसने अंदाजा लगाया कि लगभग 2 से 3 बिलियन वॉन तक का हो सकता है। एक पल के लिए उसने सोचा कि इसे तुरंत बेचकर टावर क्लाइंबिंग से रिटायर हो जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि और ऊपर जाने पर शायद और भी बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक्साइटेड होते हुए उसने जॉन से पूछा कि क्या वो 16th फ्लोर को तुरंत S+ रैंक के साथ क्लियर कर सकते हैं। जॉन ने कहा क्लियर पॉसिबल है,
लेकिन वॉर्न किया कि S+ रैंक गारंटी नहीं कर सकता। जुएक को यह जवाब एक्सपेक्टेड नहीं था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कुकीज कैजुअली खाते हुए जॉन ने पूछा कि क्या कुछ गलत है। जुएक फिर से ब्रेसलेट बेचने के बारे में सोचने लगा। इसी बीच डायरेक्टर पार्क टेंशन में आ गया क्योंकि काफी टाइम से S+ क्लियर्स के ग्लोबल अनाउंसमेंट्स बंद हो गए थे। मीना ने बताया कि 15 डेज हो चुके हैं। ग्वांगिल ने ऐड किया कि रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चला कि प्लेयर अभी 15th फ्लोर पर ही अटका हुआ है। डायरेक्टर पार्क गुस्से से फट पड़ा। उसने कहा कि भगवान कितना क्रूअल है जो इतना जबरदस्त टैलेंट इतने डरपोक प्लेयर को दे दिया। ग्वांगिल ने माना कि 16th फ्लोर से डिफिकल्टी काफी बढ़ जाती है, लेकिन उसे नहीं लगता कि जुएक ने गिव अप कर दिया होगा। उसने थोड़ा और वेट करने को कहा। तभी उसे एक मैसेज मिला। वो जुआच का था। उसने लिखा था कि वो प्लेयर शॉप यूज करने के लिए अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। ये पढ़ते ही डायरेक्टर पार्क को समझ आ गया। प्लेयर 15th फ्लोर को फार्म कर रहा है ताकि नए आइटम्स के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। ग्वांगिल ने भी माना कि ये काफी पॉसिबल है। आखिर जब वो अवेकनिंग वेरीफाई करने आए थे तब जुआच बिल्कुल अनइक्विप्ड था। डायरेक्टर पार्क को लगा कि बिना सच जाने जुआच को क्रिटिसाइज करना उसकी गलती थी। उसने ऑर्डर दिया कि जब जुआच आए उसे गिव अवे प्राइस पर जो चाहे खरीदने दिया जाए। उसे 15 दिन पहले के अपने जजमेंट पर अफसोस हो रहा था। इसी वक्त जून का रंग उड़ गया और वो बहुत ज्यादा पसीना बहाने लगा। जुआच की रिक्वेस्ट सुनकर जुआच चाहता था कि जोन उसे अपने डैगर से चुभो दे। जोन को लगा जैसे उसे टॉर्चर किया जा रहा हो। उसने कहा कि अगर जुआच अनहैप्पी है तो उसे सीधा मार ही दे। जुआच ने समझाया कि वो बस चेक करना चाहता था कि एनर्जी शील्ड सही से काम करता है या नहीं। ऐसा नहीं था कि उसने जोन से उसे मारने को कहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जोन इतनी छोटी सी चुभन पर इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है। जोन ने जैसे सुना ही नहीं और जुआच और फ्रस्ट्रेट हो गया तो हमारे एमसी ने खुद ही कर दिया। उसने जोन का हाथ पकड़ा और डैगर अपने ही शरीर की तरफ कर दिया। जोन शॉक हो गया। जुआच से खून निकलने लगा। वो पैनिक कर गया जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने शील्ड एक्टिवेट ही नहीं किया। जोन भी तुरंत घबरा गया और कहने लगा कि उसकी कर्स्ड आर्म काट देनी चाहिए। खुशकिस्मती से हीलिंग इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। जोन ने भीख मांगी कि वो कभी दोबारा ऐसा ना करे। जियो ने हाँ कहा और जोन से कहा कि वो जाकर अपना काम खत्म करे। पल भर में जोन दौड़ पड़ा और उन ऊंचाई पेड़ों पर चढ़ रहे क्रीचर्स को काटने लगा। जुआच ने अंदाजा लगाया कि ये हंट ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने वेट करते हुए अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करने का फैसला किया। उसने शैडो स्टेप यूज किया और बिल्कुल बोलती बंद हो गई। वो इतनी तेज मूव हुआ कि उसका आफ्टर इमेज पीछे रह गया। अपनी स्पीड देखकर वो खुद शॉक में आ गया। अब उसे समझ आया कि ये फीलिंग कैसी होती है और ये भी क्लियर हो गया कि जोन उसे पहले ये स्किल क्यों सिखाना चाहता था। इसके साथ वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता था। भागने के लिए तो ये परफेक्ट था। तब अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। वो एक गॉब्लिन था। वो घिसक कर भागने की कोशिश कर रहा था। जुआच को समझ आया कि वो जोन से बचने के लिए छुपा हुआ था, लेकिन अब अचानक उस पर चार्ज कर दिया। जुआच ने तुरंत अपना शील्ड एक्टिवेट किया। किस्मत अच्छी थी कि वो टाइम पर ऑन हो गया और उसका हाथ कटने से बच गया। डर के मारे उसने गॉब्लिन को लात मारी। वो सीधा उड़ता हुआ जोन की तरफ चला गया। परफेक्ट पास की वजह से जोन ने उसे एक ही बार में काट दिया। जोन जुआच से फुटबॉल खेलने का मजाक उड़ाता उससे पहले ही वो जम सा गया। उसे रियलाइज हुआ कि जुआच खतरे में था और वो तुरंत उसके पास भागा। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने जुआच का बॉडी चेक किया और एक के बाद एक सवाल पूछने लगा कि क्या उसने गॉब्लिन से फाइट की, कहीं चोट तो नहीं लगी। इतना ही नहीं, उसने उसकी बगलों को भी सूंघकर चेक किया। सब देखने के बाद उसे लगा कि जुआच अजीब तरीके से बिल्कुल ठीक है। उसने जुआच को लापरवाही के लिए डांटा और फिर से याद दिलाया कि उसे इतनी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए। जुआच के कान लेक्चर से बज रहे थे, इसलिए उसने बस इतना कहा कि वो और केयरफुल रहेगा। 15 दिन तक 15वें फ्लोर को फार्म करने के बाद वो अपनी स्किल्स यूज करने में काफी कंफर्टेबल हो गया था। जो मैजिक स्टोन्स उसने कलेक्ट किए थे उनका टोटल वेट 22.5 kg था और उनकी वैल्यू लगभग 1,12,50,000 वॉन थी। ग्वांगिल ने उसका कॉल वापस किया और जुआच ने प्लेयर शॉप विजिट करने को कहा। ग्वांगिल ने कहा कि वो तुरंत उसके घर एस्कॉर्ट भेज देंगे। जुआच ने बोला कि वो खुद जा सकता है, लेकिन ग्वांगिल ने इंसिस्ट किया कि ये सभी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिए स्टैंडर्ड बेनिफिट है। ये तय होने के बाद जुआच के पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक लग्जरी कार उसे लेने आई और उसे बाहर ले गई। जैसे ही वो बाहर उतरा, ग्वांगिल ने उसका स्वागत किया। उसने जुआच का वार्म वेलकम किया और जुआच को महसूस हुआ कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो अंदर गए और जुआच का बेसिक डेटा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। अब वो बिना पहले कॉल किए कभी भी शॉप विजिट कर सकता था। ग्वांगिल ने टूर देने की ऑफर की, लेकिन जुआच ने मना कर दिया। वो आराम से खुद देखना चाहता था। वो सीधा प्लेयर शॉप की तरफ गया।
फैसिलिटी काफी लग्जूरियस थी, लेकिन एक भी कस्टमर नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद आइटम्स बहुत महंगे होंगे। सबसे पहला काम था मैजिक स्टोन्स बेचना। टोटल अमाउंट 11 करोड़ 2.5 लाख रुपीस बनी, जो 3 दिन के अंदर उसके अकाउंट में आ जाएगी। उसने पूछा कि क्या वो शॉप में तुरंत पैसे यूज कर सकता है, और उसे परमिशन मिल गई। थकान महसूस करते हुए उसने डिसाइड किया कि जो चाहिए लेकर सीधा घर चला जाएगा। इसी बीच डायरेक्टर पार्क ने ग्वानगिल से पूछा कि क्या जुवॉच बिना प्रॉब्लम शॉपिंग कर पा रहा है। ग्वानगिल ने रिपोर्ट किया कि जुवॉच ब्राउज कर रहा है और बाकी प्लेयर्स को बता दिया गया है कि आज शॉप बंद है। डायरेक्टर ने फिर प्राइसिंग के बारे में पूछा। ग्वानगिल ने बताया कि उसने स्टाफ को हर चीज 90% डिस्काउंट पर बेचने का ऑर्डर दिया है। उसका मानना था कि चीजें बिल्कुल फ्री देना जुवॉच जैसे टिमिड इंसान के लिए बर्डन बन सकता है और वो मना कर देगा। डायरेक्टर पार्क ने कहा कि उसने अच्छा हैंडल किया। घर वापस आकर जुवॉच ने अपना एडमेंट मेस निकाला, जो 2 मिलियन रुपीस का पड़ा था, और उसने बेसिलिस्क लेदर वॉकर्स का एक पेयर खरीदा जो 3 मिलियन रुपीस का था। उसने सुना था कि स्टैंडर्ड आइटम्स की प्राइस आमतौर पर कम से कम 20 से 30 मिलियन रुपीस होती है। टीम लीडर ग्वानगिल खुद आकर मिला था, इसलिए उसे पता था कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। उसे लगा ये थोड़ा बर्डनसम है, लेकिन साथ ही वो वॉकर्स उसे बहुत पसंद आए, इसलिए उसके इमोशंस मिक्स थे। सिर्फ एक पैर वॉकर्स पर पूरी डिफेंस रिलाई कर पाना एनर्जी शील्ड की वजह से पॉसिबल था। ये एक ऑल इन वन आर्मर था जो बाकी सारे डिफेंसिव गियर स्लॉट्स को रिप्लेस करता था, और ये सिर्फ पर्क की वजह से मिला था। टावर क्लाइंब शुरू करते वक्त उसने खुद से वादा किया था कि वो ग्रीडी नहीं बनेगा, लेकिन ये पर्क बिल्कुल शैतान जैसा था। धीरे धीरे वो उसे ग्रीडी बना रहा था। अगली सुबह जोन को समन किया गया। उसने सल्यूट किया और पूछा कि क्या आज फिर 15th फ्लोर फार्म करेंगे, लेकिन जुवॉच ने कहा कि वो 16th फ्लोर जा रहे हैं। समन कूलडाउन रीसेट हो चुका था, अब वो एक और को समन कर सकता था। समनिंग शुरू हुई और जुवॉच ने दिल से दुआ की। एक बैंगनी रोशनी शेप लेने लगी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो जाएगी इसके लिए वो रेडी नहीं थे। उसका सर छत को छेदता हुआ निकल गया। जुवॉच डर के मारे जम्स आ गया। उसकी आंखें फैली हुई थीं, फोकस नहीं हो रहा था, पसीना बह रहा था, मुंह खुला हुआ था। डर और शौक एक साथ लग गए। उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि उसने कैसा मॉन्स्टर समन कर लिया। साथ ही साथ वो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रो रहा था। छत में दरार मतलब पैसा गया। धीरे धीरे समन के हाथ और पैर दिखने लगे। वो एक बहुत बड़ा आदमी था। जुवॉच समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इंसान है या मॉन्स्टर। जोन इरिटेट हो गया। उसने उसे लात मारी और बैठने को चिल्लाया। उसका पैर सीधा उसके चेहरे पर लगा। टाइटन को मारते हुए जोन बोलता रहा कि इस आदमी को क्यों ले आए। उसने कहा ये आदमी उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और वो चाहता है कि ये मर जाए। जुवॉच को लगा शायद दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो आदमी गुस्सा हो गया और बोला कि ये लाते उसे दर्द नहीं बल्कि गुदगुदी लग रही हैं। जोन ने उसे ज्यादा बोलने की हिम्मत दी। उसने धमकी दी कि वो उसका गला काट देगा और बाद में सुंदर सी रिबन बांध देगा। जुवॉच बीच में आ गया। एक टूटा हुआ सीलिंग ही काफी था, उसने डिमांड की। जोन तुरंत मान गया। जोन ने जुवॉच से कहा कि साइड हो जाए ताकि वो नए कंपेनियन से बात कर सके। जोन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कोई फायदा नहीं, ये बंदा उनकी दुनिया में फेमस है बल्कि इनफेमस, एक कंप्लीट इडियट के रूप में। उसने मजाक उड़ाया कि इसे शायद 3 लॉज भी नहीं पता होंगे। आदमी ने आर्ग्यू किया कि उसे अच्छी तरह से याद है, तो जोन ने उसे सुनाने को कहा। आदमी बोला आर्टिकल 1 समनर की एब्सोल्यूट ओबीडियंस है, आर्टिकल 2 अंडरस्टैंडिंग वैल्यू को प्रायोरिटी देने के बारे में है, और तीसरा उसे याद ही नहीं था। इससे जोन का पॉइंट प्रूव हो गया। उसने सजेस्ट किया कि इस आदमी को मार दिया जाए और 100 दिन के लिए अनसमनेबल बना दिया जाए। बेचारा आदमी ऐसे लग रहा था जैसे उसका दिमाग ओवरहीट हो रहा हो। जुवॉच को पता ही नहीं था कि ऐसी पनिशमेंट भी होती है। तब एक स्क्रीन अपीयर हुई। उस आदमी को ग्रेट प्लेन्स ट्राइब का डिम विटेड मीट शील्ड दिखाया गया। उसका नाम अननोन था, ग्रेट रेयर था। वो एक ह्यूमन सैवेज वॉरियर समन था जो 10 घंटे के लिए आ सकता था और कूल डाउन 3 आवर्स का था। फिलहाल उसकी कोई सैटिस्फैक्शन रेटिंग नहीं थी। जुवॉच डिसअपॉइंटेड हो गया। रेयर रैंक सबसे लोएस्ट था जो वो पुल कर सकता था। उसने सोचा 1 महीना वेट करे और फिर समन ट्राई करे। उसने आदमी से उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कहा वो भूल चुका है। जब पूछा गया कि उसे पता है वो कहाँ है, उसने मना कर दिया। टावर के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता था। जुवॉच फ्रस्ट्रेट होने लगा, इसलिए उसने डिटेल स्पेक्स चेक करने का फैसला किया। अचानक बिल्कुल जोन की तरह वो इस आदमी की मेमोरीज में खिंच गया। वो एक बड़े हरे मैदान में उतरा। उस वक्त ये सैवेज वॉरियर खुशी खुशी तितलियों के साथ खेल रहा था। ये ग्रेट प्लेन्स ट्राइब का वॉरियर था जिसका दिल बिल्कुल साफ था, जो सिर्फ नेचर में जीकर ही खुश हो जाता था। लेकिन उस इनोसेंस के नीचे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ टॉप टियर थी। जब जायंट प्लेन्स वुल्व्स गुस्से में उस पर झपटे, उसे लगा वो बस खेलना चाहते हैं। अनजाने में ही उसने उनकी हड्डियां तोड़ दी। वो बस बहुत ही डिम विटेड था। आखिरकार एक आदमी ने उसे ढूंढ लिया और कंफर्म किया कि अफवाहें सच थीं।
वो वाकई बहुत बड़ा था। उस आदमी ने अपना नाम आरस बताया और उसका नाम पूछा, लेकिन वॉरियर पहले ही भूल चुका था। आखिर में इस सैविज वॉरियर को झूठे हीरो ने धोखा देकर उसे सुपर बीस्ट हाइड्रा के खिलाफ लिविंग शील्ड बनाकर भेज दिया। अपने मजबूत शरीर के साथ उसने हाइड्रा की सांस झेली और पलटकर लड़ता रहा। वो उसके सर एक एक करके तोड़ता रहा, बिना ये जाने कि उसकी अपनी स्किन पिघल रही है। उसका सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने साथियों को बचाना। आखिरकार लगातार एसिड अटैक्स ने उसे तोड़ दिया और वो पिघल कर मर गया। उसके साथी उसके इर्द गिर्द खड़े होकर आखिरी तक उसका मजाक बनाते रहे। अब जूऑच को समझ आया कि उसे मीट शील्ड क्यों कहा जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए जब उसे समझ आया कि सब कुछ कितना जालिम था। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो थोड़ा सा बेवकूफ है। जूऑच ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे वेलकम किया। उसने उसे साथ में टावर क्लाइंब करने का इन्विटेशन दिया। आदमी ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ बहुत बड़ा था। जूऑच सिर्फ उसकी एक उंगली ही पकड़ पाया। फिर उसने उसे नाम देने की कोशिश की, योमन या गोबैंग। आदमी बोला उसे समझ नहीं आ रहा कौन सा चूज करे। जूऑच ने कहा खुद चूज कर ले। जायंट ने गोबैंग चूज किया। जूऑच ने गोबैंग से वादा किया कि वो उसे खुश रखेगा। उसने पूछा कि क्या गोबैंग उस पर भरोसा करता है। गोबैंग ने कहा हाँ, और वो जूऑच जो बोलेगा वही करेगा। फिर एमसी ने जॉन से कहा कि अब वो तीनों कॉमरेड्स हैं और साथ चलना होगा। जॉन बहुत अनहैप्पी लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो पहले ही एक सिनिस्टर प्लान बना चुका था। उसने कहा गोबैंग एक रिलायबल मीट शील्ड बनेगा और वो उसे ट्रेन करके प्रॉपर फाइटर बना देगा। ये तय होने के बाद जुबाक ने कहा कि वो तीनों मिलकर 16th फ्लोर क्लाइंब करेंगे। गोबैंग जोर से बोला यस सर। जॉन ने लेट जवाब देने पर गोबैंग के पैर पर पैर मार दिया। गोबैंग ने तुरंत जॉन का टोन कॉपी किया, जो उसे और ज्यादा इरिटेट कर गया। अब पार्टी में एक डरपोक एवरेज प्लेयर, एक पागल असैसिन और एक बहुत ही डिम विटेड मीट शील्ड था। पेपर पर यह एक डिजास्टर जैसा लग रहा था। वो कुरिया ब्लैक टावर के 16th फ्लोर में एंटर हुए। उनके फिजिकल स्टैट्स करंट लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो गए और ट्रेड्स और कॉम्बैट स्किल्स अवेलेबल हो गए। जुवैक ने सोचा कि वो इस सिचुएशन का बेस्ट बनाएगा। 16th फ्लोर का मिशन था 5 घंटे के अंदर 30 गॉब्लिन स्काउट्स को एलिमिनेट करना। जॉन ने जुवैक को एनर्जी शील्ड एक्टिवेट करने को कहा और वॉर्न किया कि शैडो स्टेप यूज करने के लिए रेडी रहे। गॉब्लिन जहरीली सूजा फायर करते थे और कब एम्बुश हो जाए पता नहीं चलता। एक गॉब्लिन ने जुवैक को टारगेट किया। उसने पॉइजन नीडल फायर की, लेकिन जॉन ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। वो एम्बुश के अंदर थे। जुवैक डॉज करके एक पत्थर के पीछे छुप गया, जबकि जॉन आती हुई नीडल्स को ब्लॉक कर रहा था। इतनी ज्यादा नीडल्स चल रही थी कि जिस पत्थर के पीछे जुवैक छुपा था वो भी क्रैक होने लगा। उसके अंदाजे से वहां 50 से ज्यादा गॉब्लिन्स थे। उसने गोबैंग को आगे बढ़ने और उन्हें ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया। गोबैंग सीरियस हो गया। उसके कदमों से जमीन कांप उठी। वो उछलकर हवा में चला गया। अचानक गॉब्लिन्स भागने लगे तो जॉन कंफ्यूज हो गया। एक बहुत बड़ा शैडो उस पर छा गया, जिसकी वजह से उसे ऊपर देखना पड़ा। जब गोबैंग जमीन पर धमाके के साथ गिरा, इंपैक्ट चारों तरफ फैल गया और काफी गॉब्लिन्स ब्लास्ट में आ गए, यहां तक कि जॉन भी पीछे उछल गया। जुवैक ने यह देखा और सोचा कि इतने वेट और पावर के साथ ये फाइट ही नहीं लग रही। बचे हुए गॉब्लिन्स ने और पॉइजन नीडल्स फायर की, लेकिन वो गोबैंग को बस गुदी-गुदी ही कर पाईं। ऑर्डर्स फॉलो करते हुए गोबैंग ने उन सबको खत्म कर दिया। जुवैक भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि गोबैंग सिर्फ रेयर रैंक का है। कॉम्बैट एबिलिटी के बेस पर देखा जाए तो वो एसएसआर के काफी करीब लगता था। जुवैक को लगा कि उसका लो रैंक शायद उसकी कम अकल की वजह से है। उसके बाद वो सब घर गए और फ्राइड चिकन खाया। गोबैंग को वो बहुत पसंद आया। जुवैक ने उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा जितना चाहे खा ले। जॉन ने उसे थप्पड़ मारा और कहा एक टाइम पे एक पीस खाए। जुवैक सोचने लगा कि क्या इन दोनों के बीच गेट अलॉन्ग करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे ही जॉन ने एक बाइट ली, उसका मुंह आग बन गया। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि चिकन इतना स्पाइसी होगा। जुवैक ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि एक असैसिन का मसाले से डरना कितना पैथेटिक है। तब अचानक गोबैंग बोला कि समनर एक अच्छा इंसान है। जुवैक बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गया। जायंट ने समझाया कि क्योंकि जुवैक ने उसे चिकन खिलाया, जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाया। जुवैक शर्म से लाल हो गया। क्लियरली टच था। उसने कहा कि गोबैंग ने जो किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं, बल्कि वो खुद उस पर डिपेंड करता है। फिर से जॉन ने गोबैंग को मारा और करेक्ट किया कि किचन नहीं चिकन होता है। जुवैक चौंक गया कि हिट इतनी जोर की थी। उसने जॉन को डांटा कि जो इतनी खुशी से खा रहा हो उसे बुली मत करो। जॉन ने माफी मांगी और बोला गोबैंग को थोड़ी एजुकेशन की जरूरत है। अंदर ही अंदर वो इरिटेट हो रहा था क्योंकि गोबैंग उनकी नजर से बचकर चिकन इनहेल कर रहा था। अगले दिन वो कुरिया ब्लैक टावर के 17th फ्लोर पर गए। उनके फिजिकल स्टैट्स नए लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो गए और ट्रेड्स और कॉम्बैट स्किल्स फिर से अवेलेबल हो गए। अब जब जुवैक लेवल 17 पर पहुंच चुका था, उसे अपनी पावर उबलती हुई महसूस हो रही थी। उसे कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अंदर कोई वाइल्ड घोड़ा जाग रहा हो। वो फाइट में कूदने के लिए रेडी था,
लेकिन जॉन ने वॉर्न किया कि लोग लेवल 20 के आसपास पहुंचकर रेकलेस हो जाते हैं, इसलिए उसने फ्रंट लेने की जिम्मेदारी ली। गोबैंग ने भी कहा कि वो जुआक को प्रोटेक्ट करेगा और उसे पीछे रहकर जिंदा रहने को बोला। खुद को छोटा महसूस करते हुए जुआक बस मान गया। 16th फ्लोर का मिशन था 30 गॉब्लिन वॉरियर्स को हराना। पहले वॉक थ्रू वीडियोस देखकर भी वो इसके लिए रेडी नहीं था। सामने से देखना ओवरवेलमिंग था। गॉब्लिन बटालियन में कम से कम 90 वॉरियर्स थे और सिंपल मॉन्स्टर्स होने के बावजूद उनकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स काफी अच्छी थी। जो वॉक थ्रू उसने पढ़ी थी उसमें यूजुअल अप्रोच बताया गया था। जब गॉब्लिन वॉरियर यूनिट दिखे तो पहले सेफ जोन में रिट्रीट करो, वेट करो तब तक ग्रुप 3-3 के पेट्रोल्स में स्प्लिट ना हो जाए, अटेंशन खींचे बिना 3 को एक साथ ल्योर करके एलिमिनेट करो और ये प्रोसेस रिपीट करो जब तक मिशन कंप्लीट ना हो जाए। ये मेथड बहुत टाइम लेता है, लेकिन जुआक को इतनी स्लो प्लानिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। उसने गोबैंग को बुलाया और मूव करने को कहा। गोबैंग ने जोर से दहाड़ मारी और उसके बॉडी में पावर दौड़ गई। गोबैंग के साथ टीम में होते हुए जुआक को लगने लगा कि 20th फ्लोर बल्कि उससे आगे भी इजी होगा। उसने गोबैंग को ऑर्डर दिया कि सबको साफ कर दे और वो अगले पर्क का इंतजार करने लगा। ऑर्डर मिलते ही गोबैंग आगे बढ़ गया। गॉब्लिन जनरल ने कमांड दी, डिफेंसिव फॉर्मेशन। उन्होंने स्पीयर्स फेंके, लेकिन वो गोबैंग के मजबूत बॉडी पर बस हल्की सी स्क्रैच ही कर पाए। गोबैंग फॉर्मेशन के बीच घुस गया और गॉब्लिन्स को उड़ा दिया। वो सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरे। जुआक गोबैंग की परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह गया। उसे पता था कि स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स तभी मैटर करती हैं जब दोनों साइड्स का लेवल लगभग सेम हो, लेकिन गोबैंग और गॉब्लिन्स को कंपेयर करना ऐसा था जैसे हजारों रेंटल बाइक्स को K2 ब्लैक पैंथर टैंक के सामने खड़ा करना। तब सिस्टम ने नोटिफाई किया, कुरिया ब्लैक टावर के 17th फ्लोर पर S+ क्लियर अचीव हो गया था। एक S+ प्लैटिनम बैज मिला। MC काफी इंप्रेस था। जॉन ने उसका रिएक्शन देखा और थोड़ा सरप्राइज्ड, थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी था। वो 18th फ्लोर पर गए जहां मिशन गॉब्लिन असैसिन्स को एलिमिनेट करना था। एक बार फिर जुआक ने गोबैंग को आगे चार्ज करने को कहा। गॉब्लिन असैसिन्स स्टेल्थ स्किल्स पर रिलाई करते थे। जब गोबैंग ने पास के पेड़ उठाकर बिना जाने ही उन्हें पकड़ लिया तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। गोबैंग ने भौं चढ़ाकर कहा कि उसे कुछ नहीं दिख रहा। जुआक को तुरंत समझ आ गया कि ये फ्लोर उतना ईजी नहीं होगा जितना वो सोच रहा था। गोबैंग ने गॉब्लिन्स को बाहर आने को चिल्लाया। जॉन की हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने जुआक का मजाक उड़ाया और कहा कि वो काफी टाइम से उसके क्लूलेस मीट शील्ड स्ट्रैटेजी को देखकर परेशान था। अब उसकी आंखों को एक रियल स्ट्रैटेजी से साफ करने का टाइम आया है। गॉब्लिन्स की स्टेल्थ उसके सामने काम नहीं कर पाई। उसने शैडो स्टेप यूज किया। पल भर में वो उन्हें काट चुका था। किल काउंट बढ़ता जा रहा था। MC इंप्रेस था। ये उसी का प्लान था कि दोनों मिलकर काम करें। गोबैंग आने के बाद से जॉन एंग्शियस था क्योंकि उसका रोल कम हो गया था। उनके बीच कंपटीशन पैदा करना जानबूझकर किया गया था और वो परफेक्टली काम कर गया। उसने सब कुछ ऐसे सेट किया था कि वो खुद को पुश करे और ज्यादा बैजेस इकट्ठा करे। उसे पर्क्स के जरिए अपनी एबिलिटीज बूस्ट करनी थी और वो लगभग लेवल 18 पर पहुंच गया था। आखिरकार वाइल्ड स्टैलियन को छोड़ने का टाइम आ गया था। 18 फ्लोर में एंटर करने से पहले उसने सारी स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ी। गॉब्लिन असैसिन्स की स्टेल्थ लो लेवल थी। अगर फोकस रखा जाए तो उनकी मूवमेंट सेंस की जा सकती थी। डरने की कोई बात नहीं थी। उसने 15th फ्लोर फार्म करते हुए शैडो स्टेप को कई बार प्रैक्टिस किया था। वो एक स्टेल्थ गॉब्लिन असैसिन के पीछे स्लिप हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसका पैर मुड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया और गलती से उसने गॉब्लिन के सर में चाकू घुसा दिया। क्या लकी बंदा था। फिर भी वो मिशन काउंट में आता था। उसे रिलीफ मिला कि सब उसके प्लान के हिसाब से हो गया, लेकिन तभी एक और गॉब्लिन पीछे से आकर अटैक कर गया। उधर जॉन स्टडीली गॉब्लिन्स को काट रहा था और काउंट 25 आउट ऑफ 30 तक पहुंच गया। उसने अगले का सर काट दिया। अब सिर्फ 3 बचे थे। गोब्लिंग ने चार्ज किया। वो हर डायरेक्शन में हाथ पैर मार रहा था। 3 गॉब्लिन्स उसके अटैक्स में आ गए। वो और मदद करने ही वाला था कि जॉन ने चिल्लाकर उसे रोका और कहा वो सिर्फ रास्ते में आ रहा है। तब जॉन ने नोटिस किया कि जुआक गायब है। उधर जुआक ने अपना शील्ड एक्टिवेट किया। उसने गॉब्लिन से थोड़ी दूरी बना ली। एक बार उसके सर पर पड़ा। अगर एनर्जी बैरियर ना होता तो वो जानलेवा होता। गॉब्लिन्स ने उसे घेर लिया। उसने कॉम्बैट स्टैंस ली। शायद एड्रेनलिन की वजह से गॉब्लिन्स की मूवमेंट उसे स्लो लगने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया स्लो हो गई हो। उसने एक एक करके उन्हें गिरा दिया। उसके बाद सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने कुरिया ब्लैक टावर के 18th फ्लोर पर S++ रैंक अचीव कर लिया था। एक S+ रिवॉर्ड और प्लैटिनम बैज मिला। जॉन तुरंत उसे ढूंढने लगा। जब उसने MC को पाया तो जुआक ने गर्व से कहा कि शायद फाइनल ब्लो उसी ने मारा था। जॉन राहत से घुटनों पर बैठ गया जब उसने देखा कि वो बिल्कुल ठीक है। उधर एडमिनिस्ट्रेशन में मिन ने ग्लोबल नोटिस देखा जिसमें 18th फ्लोर के S++ क्लियर का अनाउंसमेंट था। डायरेक्टर पार्क बहुत खुश हो गया। गुआंगिल ने कहा कि जुआक अनस्टॉपेबल है और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर डायरेक्टर पार्क की चलती तो वो तुरंत अनाउंस कर देता कि कोरिया के 18 कंसेक्यूटिव S++ क्लियर्स का रिकॉर्ड होल्डर यही है। गुआंगिल ने उसे वार्न किया कि ऐसी बातें मजाक में भी ना करे,
मिन ने ऐड किया कि उसकी आइडेंटिटी रिवील करना डेंजरस होगा। डायरेक्टर पार्क ने क्लियर किया कि वो बस उस पर प्राउड है। जूयाक अब एक स्पेशल प्लेयर बन चुका था, जिसे एलीट टीम से भी ज्यादा केयरफुल प्रोटेक्शन चाहिए थी। जल्दी ही न्यूज में रिपोर्ट आई कि कोरिया के ब्लैक टावर क्लाइंब में एक नई हवा चल पड़ी है। 20 दिन के ब्रेक के बाद अनप्रेसिडेंटेड 18 कंसेक्यूटिव S++ क्लियर्स हुए थे, जो टावर क्लाइंबिंग की हिस्ट्री ही बदल रहे थे। इस मिस्टीरियस प्लेयर का लेवल लगभग 19 एस्टिमेट किया गया। सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, पूरी कंट्री उस S++ प्लेयर की आइडेंटिटी जानने की कोशिश कर रही थी। जॉन ने टीवी बंद किया और गहरी सांस छोड़ी। जूयाक अनईजी महसूस कर रहा था। उसने जॉन से कहा साइंग बंद करे और सीधा बोले जो दिल में है। आखिर जॉन बोला, बहुत तेज हो रहा है सर। वो जूयाक के अपने टैलेंट को रियलाइज करने की स्पीड की बात कर रहा था। जूयाक कंफ्यूज हो गया। उसे नहीं लगा कि उसमें कोई टैलेंट है, इसलिए उसने सोचा जॉन किसी और की बात कर रहा होगा। उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन जॉन के लिए ये मजाक नहीं था। एंड में जूयाक ने जो शैडो स्टेप यूज किया था वो फ्लॉलेस था, इतना क्लीन कि खुद जॉन के लिए भी कॉपी करना मुश्किल होता। यही बात उसे डेंजरस लग रही थी। उसने जूयाक से कहा कि वो सीरियस है। उसने वॉर्न किया कि जैसे जैसे जूयाक कॉम्बैट एंजॉय करने लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खतरा भी बढ़ेगा। अगर वो ब्रेव बन गया तो चीजें रिस्की हो जाएंगी। जॉन ने उसे शुरू की प्रॉमिस याद दिलाई, सेफ्टी फर्स्ट, सर्वाइवल सबसे ऊपर। जूयाक ने हाँ कहा। उसने बोला कि वो कोई रेकलेस काम नहीं करेगा और एक टाइम पर सिर्फ एक एनिमी पर फोकस करेगा। जॉन ने मान लिया, फिर भी उसके दिल से अनईजी फीलिंग नहीं जा रही थी। अंदर ही अंदर उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उनका समनर कोई बड़ा एक्सीडेंट करवा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रोज। अगर तुम्हें ये अपडेट पसंद आई हो तो लाइक दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम जो नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करें वो मिस ना हो। हमेशा की तरह स्टे कूल, स्टे ऑसम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।